अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज हम इस प्रोग्राम में हम सुदनौती LA23 सुदनौती 1 में मौजूद होंगे। आज सुदनौती में आज हमने देखना है कि ये बाजी इस दफ़ा सुदनौती में कौन लेके जाएगा, लेकिन हमने मुआजना भी करना है कि क्या ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, इस इलेक्शन में क्या कारकर्दगी की बुनियाद पे ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। अगर कारकर्दगी की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा जाएगा तो फिर कौन जीतेगा, और अगर ये कारकर्दगी की बुनियाद पे ये इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा, शख्सियत की बुनियाद पे लड़ा जा रहा है, नज़रियात की बुनियाद पे लड़ा जा रहा है, हम ये कोशिश करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में हम जो हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद होंगे हम उनसे बात करें और देखें कि ये इलेक्शन किस बुनियाद पे लड़ा जाएगा। मेरे साथ आज की जो ये प्रोग्राम है, इसमें मेरे साथ जितनी भी वहाँ पे बड़ी मेन स्टेक होल्डर्स पार्टीज हैं उनके नुमाइंदगान मेरे साथ मौजूद होंगे। मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसके बाद तहरीक इंसाफ, सारी पार्टीज की नुमाइंदगी मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद होगी। मैं आपको तारफ करवा दूं, मेरे साथ जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी की चेयरपर्सन और इस हल्के में उम्मीदवार हैं सरदार नबीला अरशाद एडवोकेट साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मेरे जो दूसरे मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और आप भी इस हल्के में उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अतीक सखावत एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई। मेरे बहुत शुक्रिया। आज़ाद उम्मीदवार सरदार सजाद अफजल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई। मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरदार महसूद एडवोकेट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महसूद भाई। वालेकुम सलाम। मेरे साथ शुक्रिया। जमात इस्लामी से सरदार जुल्फकार साहब मौजूद हैं, आमिर जमात इस्लामी जिला सुदनौती हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्फकार भाई। मेरे साथ जमीयत उलमा इस्लाम से आज चूँकि मेरे साथ जमीयत उलमा इस्लाम के जो आज़ाद कश्मीर के अमीर हैं मौलाना सईद यूसुफ साहब ने मेरे साथ प्रोग्राम में शिरकत करनी थी, लेकिन वो बिल्कुल आखिरी वक्त पर भी किसी मसरूफियत की वजह से शरीक नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने मेरे साथ असद इंजीनियर असद साहब को मेरे साथ भेजा है। इंजीनियर असद यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरे मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो इस हल्के के उम्मीदवार हैं कानून साज असम्बली के सरदार फैसल साहब होंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया। जैसे ही वो मुझे ज्वाइन करेंगे हम उनसे भी बात करेंगे। मैं मोहतरमा नबीला अरशाद एडवोकेट साहबा आपसे शुरू करूंगा। आपसे शुरू करने की वजह यह है कि आप आज़ाद कश्मीर की वाहिद खातून हैं जो किसी पार्टी की सियासी पार्टी की सरबराह है, और दूसरा आप इस अपनी पार्टी की नुमाइंदा हैं। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो दौर था, डॉक्टर नजीब नकी साहब एक बड़ी वजारत पे रहे, और क्या उन्होंने इतने जो प्रोजेक्ट्स थे उस हल्के को दिए हैं कि वो अगले जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें अगर दोबारा वो अवाम के पास जाते हैं तो अवाम क्या उन्हें मुंतखब करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया, और शाहिद साहब मेरी रिक्वेस्ट होगी कि तमाम पार्टिसिपेंट्स की जो ऑडियोज है उनको म्यूट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, इसलिए मैं प्रॉपर ना आपका क्वेश्चन सुन पा रही हूँ और मैं ना ही कम्युनिकेट कर पाऊंगी इस तरह से। ओके, मैं म्यूट कर दूंगा। बहुत शुक्रिया जी, प्लीज बोलिए अभी। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन था वो ये है कि डॉक्टर नजीब नकी साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के इस वक्त वहाँ हमारे हल्का जो LA23 है, पहले 22 था, वहाँ से वो उम्मीदवार हैं और बल्कि सिटिंग MLA हैं। और गुज़श्ता इलेक्शन में चूँकि मेरा ताल्लुक जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी से रहा और हम सारे इस गुनाह में शामिल थे, और हमने डॉक्टर नजीब नकी साहब को वोट दिलवाए, हमने उनकी कैंपेन की और हमने उनको जो है मेंबर असेंबली बनवाया।
लेकिन बड़े ही अफसोस की बात ये है कि इन 5 सालों में वो कोई 2-3 वज़ारतें उनके पास रहीं, लेकिन इन तमाम वज़ारतों को लेने के बावजूद वो कोई भी पूरी रियासत के अंदर तो मेगा प्रोजेक्ट ना लग सका, लेकिन वो अपना हल्का इंतखाब के अंदर भी डेवलपमेंट के काम जो है वो नहीं कर सके उस तरीके से जो मेरिट के ऊपर होने चाहिए। एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगा सके। आप डिस्ट्रिक्ट सुधनोती के उस हॉस्पिटल की हालत देखें, जो कि उनकी कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है, और उनकी कारकर्दगी जो है वो मुँह चढ़ा रही है। उस हॉस्पिटल को अगर आप देखें तो पिछले 20 साल से तकरीबन वो मेंबर असेंबली हैं हमारे इस हल्का से, और हम सारे बार-बार ये तजर्बा करते हुए आए हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल में लोगों को भी ये अंदाज़ा हो गया और हमें भी अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया है कि चूँकि हमारी पार्टी का उस वक़्त का डिसीजन था, इसलिए हमारे लिए कोई और चारा नहीं था कि हम कोई और फैसला करते। जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर जब हम जाते हैं तो हमें फिर पार्टी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है, जमातों के जो फैसले होते हैं उनको ऑन करना पड़ता है। लेकिन अगर कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर देखा जाए तो उनको किसी तौर वोट नहीं, वो वोट के मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि ये कोई आज से नुमाइंदा नहीं है। इनकी एक हमारे सियासी जमातों के अंदर जो प्रॉब्लम है वो यही है कि वहाँ पे जमहूरी फैसले होते ही नहीं है, जमहूरी तरीक़ाकार इख्तियार ही नहीं किया जाता। पिछले 20-22 सालों से क्या किसी भी सियासी जमात के अंदर ये तौफीक नहीं हो सकी कि वहाँ पे डॉक्टर नजीब नकी साहब अगर बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहिरा नहीं करते तो बेशक मुस्लिम लीग नून में से ही कोई और दूसरा तजर्बा कर लिया जाता। लेकिन चूँकि हमारी सियासी जमातों के अंदर सिविल डिक्टेटरशिप का राज है और वहाँ पे फैसले जो है गैर जमहूरी तरीकों से किए जाते हैं। एक सेट पैटर्न के साथ हमारी सियासत है और हमारी एक सेट पैटर्न के मुताबिक जो है एक रवायती जो है सियासत है और तरीका इंतखाब भी है। तो मैं समझती हूँ कि सुधनोती के लोगों को, LA 23 के लोगों को इस वक्त ये सारी जो कारकर्दगी है सामने रखते हुए फैसले करने चाहिए, और उसके साथ साथ जो अपोजिशन के लोग थे, रनर अप हमारे जो थे, उनको जिस तरीके से अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए था, बड़ी बदकिस्मती ये है कि वहाँ अपोजिशन भी उस तरीके से नहीं नजर आ सकी हमें, और उसमें हम सब शामिल हैं। ठीक है मोहतरमा मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। जो आपने ज़रा दो आपके बड़े इम्पॉर्टेंट किस्म के सवाल थे। एक तो अपोजिशन भी अपनी अपोजिशन नहीं कर पाई, और दूसरा ये कि नजीब नकी साहब भी कोई मेगा प्रोजेक्ट, तो आप कह रही हैं पूरी रियासत में कोई नहीं हुआ, तो हल्के में क्या होता, मेगा प्रोजेक्ट हल्के में भी नहीं हुआ। तो मैं सीधा पहले तो गवर्नमेंट के पास चला जाता हूँ। महसूद अंजम एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। महसूद अंजम एडवोकेट साहब, क्या कहते हैं आप? जिस तरह मोहतरमा नबीला अरशाद साहिबा कह रही हैं कि प्लंदरी के जो मसाइल हैं, जो सुधनोती LA 23 के जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा हैं, डॉक्टर नजीब नकी साहब वजारत होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। तो इस सूरत में क्या कहते हैं कि आप कैसे इसको मैनेज कर पाएंगे? जब आप इलेक्शन में जा रहे हैं, आप इलेक्शन में दोबारा लोगों के पास वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, तो आपने किया कुछ भी नहीं है। अगर 5 सालों में अगर किया है तो वो भी प्लीज बताएं, लेकिन अगर किया कुछ नहीं है तो वोट लोग किस बुनियाद पे आपको देंगे प्लीज? महसूद साहब आपका माइक म्यूट है, प्लीज अपना माइक ऑन कर दें प्लीज आप। महसूद साहब आपका माइक म्यूट है, आप प्लीज माइक अनम्यूट कर दें। आप माइक अनम्यूट करें। मैं जब तक अपोजिशन के पास चला जाता हूं, असद भाई मैं आपके पास आ जाता हूं। असद भाई, आप चूंकि रनर अप थे वहां पे, आप वहां पे आपको ज़ाहिर है मजबूत किस्म की अपोजिशन करना चाहिए थी, लोगों के जो मसाइल थे उनको लेके आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन कहीं पे अपोजिशन भी जिस तरह उस तरह से नजर नहीं आई कि अपोजिशन लोगों के जो मसाइल हैं उनको लेके उनको डिफेंड करे, उस तरह से अपोजिशन भी नजर नहीं आई। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हसनैन शाहिद अजीज भाई। सबसे पहले तो मैं आप सबका बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा। ये मेरा शायद फर्स्ट इंटरव्यू होगा जिस किसी फोरम पे है। मैं सब लोगों को फर्दन
सबका सलाम अर्ज करता हूँ सबको। आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे अक्सर हमारे बहुत से अहबाब हैं जिनका ये एक रूटीन है शायद इस तरह कहने की। मैं सबसे पहले तो नबीला अरशाद मैडम, मैं आपसे पहली दफ़ा किसी फोरम पे बात कर रहा हूँ, तो मैं बड़ा खुश हुआ। यकीनन आप हमारे इलाके की, आप धरती की बेटी हैं और आपने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया कि आपने उस गुनाह का इतराफ़ कर लिया। तो मैं बिल्कुल इस पे आपको वेलकम कहता हूँ। हम वो मिस्कीन हैं जो पिछली दफ़ा भी पहाड़ों में आपको आपके जैसा में आपके मिन्नतें करते थे कि ये ऐसा ही होगा, तो बहरहाल आपने आज मान लिया। तो इतना तो हमें कहें कि हमारा विजन इतना बेहतर था कि हमें 5 साल पहले पता था कि ये ऐसा ही करेंगे। तो दूसरी सर, जहाँ तक अपोजिशन का है शाहिद भाई, बड़ा सिंपल सी बात है। अपोजिशन क्या होती है? हम बेसिकली एक बरादरी, एक कबीला, एक इलाके के बहुत ही यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहाँ लोग लिटरेसी रेट काफ़ी बेहतर है, और काफ़ी बेहतर इस सेंस में नहीं है कि सिर्फ साइन करने वाले, दस्तखत करने वाले लोग ही हैं, ये जहनी तौर पर भी बड़े ही बेहतर लोग हैं। तो हम अपोजिशन भी उसी बेहतर अंदाज में ही करते हैं, ना कि हम गालम गलोच वाली अपोजिशन करें। अपोजिशन क्या होती है? अब मैं नबीला अरशाद से और जुल्फ़कार भाई, इन सब से मैं कहूँगा, बल्कि अपने अतीक सखावत भाई भी इसको सेकंड करेंगे। डॉक्टर नजीब नकी मोहतरम तो हल्के में आते ही नहीं थे, ये तो आते ही नहीं थे। तो ये क्या हुआ कि ये जो गली गली मोहल्ला मोहल्ला फिरना शुरू हो गए? तो ये कोई अपोजिशन हो रही है तो ये फिर रहे हैं। हमने हर फोरम पे, हर जगह पे, आप जितने इस हल्के में आप अखबारात देख लें, आप जरायद देख लें, आप उसके अलावा हल्के में जो खुद विजिट करके चेक कर लें, जितनी एजिटेशन, जितने मुजाहरे, जितने प्रोग्राम, लोगों को अवेयरनेस ही होती है ना। हम ये तो नहीं कर सकते अब नजीब नकी साहब का अगर घर का घेराव कर ले, ये एक अल्टीमेट होता है। आप ग्रेजुअली चीजों को करते हैं, लोगों को बताते हैं। हम 5 साल पहले इसीलिए पेट रहे हैं, हम तो मिन्नतें करते थे लोगों को, हम तो लोगों को कह ही सकते थे। जैसे मेरी बहन ने आज मान लिया, तो इस तरह बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं ना, आज नहीं थे कल सारे आपे मान लेंगे, अली अली कहेंगे, वही वाली बात है। तो ये वाली बात है कि आपे मान लेंगे सारे। ये देखते जाइएगा, हम तो 5 साल पहले ही कह रहे थे, और ये अपोजिशन होती है। मौलाना सईद यूसुफ खान साहब ने पहली तकरीर अपनी की थी, पहली तकरीर अगर आप उनकी देखें तो उसमें उन्होंने जो बात की थी, हम आज भी वही कह रहे हैं। कोई चौधराट के लिए, कोई एमएलए शिप के लिए, कोई किसी के लिए नहीं थे सर। हमारा इलेक्शन में आना इससे बिल्कुल आगे, इससे बिल्कुल वरा है। सिंपल एक था कि हमने देखा डॉक्टर नजीब, जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ तो सबसे ज्यादा सपोर्ट हमने की। मजलूम थे, हमने सपोर्ट की इनको। हमने कहा पढ़े लिखे एक इंतहाई बेहतरीन आदमी, एक किंग एडवर्ड से पढ़े हुए आदमी को हम अपना एमएलए बनाएंगे और वो डिलीवर करेगा। जब उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो सबसे पहले हम आए, हमने कहा जी ये लोग देखें जो हमारे साथ वादे किए थे वो नहीं हुए, तो ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो काइंडली इसको चेंज करें। और उसके जो हमने उसमें जो बंदा पेश किया वो दुनिया का रिकॉग्नाइज आदमी है, कोई ऐसा नहीं है, वो दुनिया का बेस्ट रिकॉग्नाइज बंदा है जो है वो हमने उसके सामने पेश किया। और हम नबीला अरशाद, मसूद भाई, जुल्फ़कार भाई, इन सब के पास हम गए, फर्दन गए, ग्रुप की सूरत में गए, लेकिन ये नहीं माने। तो हम इस सिलसिले में कोशिश जारी रखेंगे सर। हमने जो अपोजिशन का जो ये बात है, मेरा ख्याल है नबीला अरशाद मेरी बहन है, उन्होंने किसी प्रोग्राम में मैंने उनको एटलीस्ट जाती तौर पे भी अपोजिशन करते हुए नहीं देखा, ताकि मतलब मुझे पता लगे कि वो अपोजिशन फिर क्या होती है, क्योंकि अपोजिशन हो रही है। रिसेंटली भी हमारा मंग में एक प्रोग्राम हुआ, पलंदरी में हमारे प्रोग्राम, आज भी हमारा पंथल में प्रोग्राम था, और इस तरह सैकड़ों प्रोग्राम हुए। जितनी अपोजिशन इस हल्के में मैं समझ सकता हूँ मौलाना सईद यूसुफ खान ने की, शायद ही किसी और हल्के में, हमारे करीब के हल्के हैं 2-3 हल्के, आप देख लें वहाँ क्या हो रहा है। इसी तरह मैं एक और चीज आपको बताऊं कि जो फोरम्स होते हैं, जसापीर में अगर आप मैडम आप मौजूद हुई हो, तो जसापीर में प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और सीनियर मैनेजमेंट मौजूद है, सारे लोग जो हुकूमत के जिम्मेदार हैं वो मौजूद हैं। उनके सामने बात होती है, उनके सामने मसाइल पेश किए जाते हैं, उनके सामने बार बार, और 20 दफा प्रोग्राम, 20 दफा वो फोरम्स जो
जहां पे कुछ असर हो सकता है उन फोरम्स के ऊपर। हम ये नहीं कर सकते कि हम जनाब गली कूचे को ब्लॉक करें। जो एक प्रॉपर एक वे है, हर एक बंदे का एक फोरम है, जिस फोरम पे वो बात कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सईद यूसुफ को अल्लाह ने मलका दिया है, वो बात भी बेहतर कर सकते हैं और वो फोरम भी अवेलेबल है जिन पे वो बड़े लेवल पे बात कर सकते हैं। और उसी की वजह से अगर आप देखेंगे सर कि हर इस वक्त डॉक्टर नजीब साहब, ये मसूद भाई भी सेकंड करेंगे कि इलेक्शन ये बड़े आराम से जीत जाया करते थे। अब इनके साथ ये मसाइल हैं कि इनको मेहनत करनी पड़ती है सर, इनको मेहनत करनी पड़ती है। मैडम भी इसको सेकंड करेंगी कि बहुत आराम से जीत जाते थे, लेकिन अब ये मेहनत कर रहे हैं सर। तो ये अपोजिशन ही है, नहीं तो इसके अलावा और क्या अपोजिशन क्या करे? ये अगर मुझे आप करें गाइड करेंगे तो मैं उस पर कुछ शायद जवाब दे सकूं। सही मैं एग्री करता हूं कि आपने अपोजिशन चलो की है। मैं अभी गवर्नमेंट के पास चला जाता हूं, मसूद अंजम एडवोकेट साहब के पास चला जाता हूं। मसूद अंजम एडवोकेट साहब, जिस तरह मोहतरमा नबीला इरशाद साहब फरमा रही हैं, जिस तरह हमारे दोस्त असद साहब फरमा रहे हैं कि आपको अभी बहुत मुश्किल पेश आ रही है वहाँ पे, डॉक्टर नजीब नकी साहब को मुश्किल पेश आ रही है वहाँ पे। पहले तो आप बहुत इजीली जीत जाया करते थे, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए। उसके बावजूद मेरे पास जो 2-3 दिनों से मैंने जो प्रोग्राम आपका अनाउंस किया था, उसके बाद मेरे पास जो, अगर मैं आपको दिखा सकूं, मेरे पास इतने सारे लोगों ने जो मुझे क्वेश्चंस व्हाट्सएप किए कि ये सारे इश्यूज हैं इस हल्के के। अगर ये मैं सारे पढ़ना शुरू कर दूं तो टाइम बहुत थोड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानने की कोशिश करूंगा कि डॉक्टर नजीब नकी साहब ने इस हल्के में जो सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट दिया है वो क्या है। आप मेगा प्रोजेक्ट पे रोशनी डालें कि डॉक्टर नजीब नकी साहब ने मेगा प्रोजेक्ट कौन सा दिया है। मसूद अंजम साहब, आपका माइक दोबारा आपने फिर बंद कर दिया है। क्या आप जी बोले? अभी आवाज आ रही है? जी बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंकि यहाँ सियासी पार्टियों के सारे वो एक सीनियर कारकुन बैठे हुए हैं और हर पार्टी अपने आप को डिफेंड करती है, हर पार्टी अपने लीडर को डिफेंड करती है। लेकिन चूंकि मैं समझता हूँ कि डॉक्टर नजीब नकी साहब के हवाले से गुज़श्ता 30 साल से यहाँ पलंदरी में और इक़्तिदार में है, और वो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम नबीला इरशाद का, जमात इस्लामी का, जिन्होंने पिछली दफ़ा हमारा साथ दिया और डॉक्टर साहब को वोट दिए। और मैं नहीं समझता कि वो इस वजह से मायूस हैं कि इलाके में काम नहीं हुए। मैं ये नहीं समझता कि वो इस वजह से मायूस हैं कि यहाँ कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं हुए। वो तो शायद कोई इस वजह से बंदा अगर मायूस हो, किसी की अपनी कुछ पर्सनल कोई मामला हो, किसी को एडजस्टमेंट ना हुई हो, तो वो तो अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये पूरे हल्के के अंदर जो है, मैं समझता हूँ कि वो मेगा प्रोजेक्ट जिनकी ये बात करते हैं, तो मेगा प्रोजेक्ट इसके अलावा किसको कहते हैं कि जब एक सड़क जो हमारी रोड पलंदरी से आज़ाद पतन जो 50 करोड़ से ऊपर का मनसूबा है, वो इसी 4 साल में आया और इसी 4 साल में वो तकरीबन मुकम्मल हो गया है। यहाँ से हमारे पलंदरी से आप मांग चले जाएं छिलाड़ बरसता, ये तकरीबन 40 करोड़ से ऊपर का मनसूबा है और जो इसी साल में आया और वो मुकम्मल होने जा रहा है। अभी तकरीबन उसका थोड़ा सा काम बाकी है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि हमारी कोटली रोड जो है, पलंदरी से कोटली रोड, वो तकरीबन 40 करोड़ से ऊपर का मनसूबा वो मुकम्मल हो चुका, इसी 4 साल के दौर में आया और मुकम्मल हो गया है। और उससे हट के मैं समझता हूँ मांग में जितने नबीला शाह साहब बैठी हुई हैं, जितने साहब बैठे हुए हैं, मांग में 50 बेड का हॉस्पिटल ये जो मुकम्मल हो गया है, वो तकरीबन थोड़ा सा उस पर काम बाकी है और वो मुकम्मल होना जैसे इसी टेन्योर में शुरू हुआ और इसी टेन्योर में मुकम्मल होगा इंशाल्लाह ताला। वो मेगा प्रोजेक्ट मांग में शुरू हुआ, वो लोगों को सहूलत है। वो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी कैंपस वहाँ पे जो पीयूष पार्टी के दौर में आया था, 2.5 करोड़ की बिल्डिंग जो इन्होंने ली है सतून एजुकेशन से, वो खरीद के उसको बाकायदा कैंपस का उसकी मंजूरी HEC से मंजूर करवाया। वो मेगा प्रोजेक्ट, वो वाला मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, या वो एक बहुत बड़ा मांग के अंदर वो काम नहीं है। हमारे इस मरकज के अंदर मैं आपको बताऊं कि हमारे मरकज के अंदर एक पुराना हॉस्पिटल जो था, उस पर तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की रेवोल्यूशन, वहां पे इमरजेंसी इसी 4, और वहां पे तकरीबन 2.5 करोड़ की रेवोल्यूशन से वहाँ फीमेल वार्ड बनाई गई, वहाँ गायनी वार्ड बनाई गई, वहाँ चिल्ड्रन वार्ड उसकी रेवोल्यूशन की गई, उस सबको अब OT को अपडेट किया गया। मैं समझता हूँ कि आज से 4 साल का पहला हॉस्पिटल, आज को हॉस्पिटल को पुराने को भी देख के अंदाजा होता है कि यहाँ काम हुआ। इससे हटके हमारा जो हॉस्पिटल एक मेन इशू था, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल था, उस पर तकरीबन वो जो काम हुआ, वो एक सबसे बड़ा जो इशू लोगों का था, वो इंशाल्लाह इसी ईद के फौरन बाद उसका इफ्ताह और मुकम्मल हो जाएगा। उसकी तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 90% उसका काम हो गया है और उसके इंस्ट्रूमेंट के लिए वो जो वाकई चीज़ें हैं उसकी खरीदारी के लिए वो भी तकरीबन वो उसका इन्होंने मंजूरी दे दी है और करीब मेरे रमज़ान में वो सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी
कलंदरी के अंदर मैं समझता हूँ कि 40 करोड़ से ऊपर की एक वाटर सप्लाई स्कीम एक पहले से मौजूद है जो करण नकी साहब ने वहां की थी, और उससे हट के ये जो नई स्कीम 40 करोड़ से ऊपर की एक ये वाटर सप्लाई स्कीम इसी दौर में शुरू हुई है, इसी उस पर काम जारी है। कलंदरी के अंदर नौजवानों के लिए तो समझता हूँ कि आप जहाँ नौजवान लोग हैं उसके अंदर एक स्टेडियम 13 करोड़ रुपए की लागत से फ्लड लाइट स्टेडियम जो वहां बनाया गया, तो वो एक मेगा प्रोजेक्ट इनको नजर नहीं आता। और उससे हट के ये जो एक अभी मंग रोड जा रही है उसकी रिकंडीशन जो 12-13 किलोमीटर पुरानी रोड की लोगों ने एहतजाज किया जी वो सड़क होनी चाहिए और वो नहीं है, तो उस सड़क का भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजूरी हो गई है और ये चंद दिनों में उसका भी टेंडर हो जाएगा रमजान में या ईद के फौरन बाद। एक वहां से मांग बट्टनीरा रोड आती है और छोटे मनसूबे मैं आपको कहूँ कि ये ऐसी कोई ये तो वैसे बात कर रही होती है साहब जहाँ मसलत है और वो काम नहीं कर रहे हमारे। मैं जो कि पिक्चर हूँ मैं उनके साथ हूँ, तो करोड़ों के छोटे मनसूबे इस दफा तकरीबन इस 4 साल में मैं समझता हूँ इस 4 साल में 50 करोड़ से ऊपर जो हमारी छोटे मनसूबे स्कीमें हैं यूनियन काउंसिल के लेवल पे वो डॉक्टर नजीब नकी के उन्होंने दिए हैं और हमने अपनी यूनियन काउंसिल में काम करवाए हैं। मैं अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर मैं समझता हूँ कि 5 किलोमीटर रोड रिकंडीशन जो कहीं नहीं गई उस पर अभी तेजी से काम जारी है, वो तकरीबन 6 करोड़ का मनसूबा है, उस पर काम जारी है। एक हमारी रोड तकरीबन 4.5 किलोमीटर जो पुख्ता हो गई है, आधा किलोमीटर बाकी है, आधा पौना किलोमीटर बाकी है, उस पर वो काम जारी होने वाला है। और ये इस किस्म के काम है कि ये कोई नजीब नकी साहब खुद जहाँ नहीं बैठे हुए या खुद मसलत नहीं है, लोग उनको वोट देते हैं। तो पिछली दफा में आपने देखा होगा कि सारी पार्टियां जो थी सारी जमातें तो इकट्ठी थी, तो नजीब नकी साहब नहीं आ सके, उसकी पिछली दफा सारी जमातें इकट्ठी थी ये नहीं आ सके। अब तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी अपनी जमातों की टिकट के सारे उम्मीदवार हैं, हम तो कहते हैं सारे इलेक्शन लड़े, सारे मैदान में आए, जिसको लोग वोट देंगे वो जीतेगा। हम अगर इंशाल्लाह लड़ेंगे अपनी कारकर्दगी पे लड़ेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे तो अपने जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने किया जहाँ डेवलप किया उस पर लड़ेंगे। यूनिवर्सिटी का कैंपस लोगों ने यहाँ पे बड़ा रोला डाला जी कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो है उसका कैंपस वो ये नाम नियाज कैंपस है, ये है वो है। बिलाखिर HEC की मंजूरी से मैं समझता हूँ कि वो जो उसमें तकरीबन 2 अरब से ऊपर जो पैसे HEC की मंजूरी से 4.5 जगह इस्लामपुरा में वो महसूद अंजुम साहब ज़रा आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है, आप ज़रा अगर वो गिनना शुरू करेंगे तो बड़ा लंबा हमारा उसमें टाइम ज़ाया हो जाएगा। बहुत बड़ी आपने काफ़ी आपने काम गिने हैं, लेकिन मैं आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। मैं एथिक सखावत एडवोकेट साहब के पास जाऊंगा, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। वापस जब आऊंगा तो आपने इसी सवाल का जवाब देना है। मैं आपने बहुत सारी 2-3-4 बड़ी रोडों की मेरे साथ यहाँ पे आपने कहा, आपने मांग रोड की रिकंस्ट्रक्शन की है, पत्तन वाली रोड, दूसरी 2-3 रोडों की बात की, लेकिन मैं आपके पास एक छोटी सी रोड का सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। मैं आपके पास 6 वाली जो रोड है उसका छोड़ के जा रहा हूँ कि 6 की जो रोड है उसकी बहुत ही बुरी हालत है, खस्ता हालत है उसकी, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। दूसरा जो सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि जो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की वहां से एक जो लॉ डिपार्टमेंट था उसको वहां से शिफ्ट करके मीरपुर भेज दिया गया था, तो उस पे डॉक्टर नजीब नकी साहब ने क्या किया था। ये छोड़ के आपके पास जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ आपके पास, मैं अतीक सखावत एडवोकेट साहब के पास जा रहा हूँ। अतीक सखावत एडवोकेट साहब, आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हल्के में इस दफा उम्मीदवार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या तब्दीली आप महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लाई है, उसी तब्दीली को आप फॉलो अप वहाँ पे करना चाहते हैं। दूसरा ये कि डॉक्टर नजीब नकी साहब ने, आप क्या महसूस करते हैं कि वो कितना डिलीवर उन्होंने किया है कि वो अगर अगली दफ़ा दोबारा लोगों के पास जाते हैं तो लोग उनको वोट कर सकेंगे। तो प्लीज़ अतीक सखावत एडवोकेट। अतीक भाई आपका माइक, अपना माइक अनम्यूट कर दे प्लीज। अतीक भाई अपना माइक प्लीज अनम्यूट कर दें आप। अतीक भाई शायद आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। मैं सरदार जुल्फकार आपके पास आ जाता हूँ। आप मेरे साथ मौजूद हैं, तो क्या कहते हैं आप डॉक्टर नजीब नकी साहब की जो कारकर्दगी है आप उससे कितने मुतमईन हैं कि अगर वो दोबारा ज़रा 2-3 माह के बाद दोबारा आपके पास आना चाहते हैं इलेक्शन वोट के लिए, तो क्या कहते हैं आप उनको वोट दोबारा कितने वोट उनको मिलेंगे?
वो उसी पुरानी कारकर्दगी की बुनियाद पे दोबारा जीतेंगे इलेक्शन या नहीं जीतेंगे। दूसरा जो मांग वाली रोड की बात की महसूद अंजम एडवोकेट साहब ने, उस पे भी आप बताएं कि मांग में जो रोड है उसकी क्या कंडीशन है। चूंकि अगर मैं कहूँगा तो हो सकता है महसूद साहब कहें कि ये अपनी तरफ से कुछ कह रहा है, तो उसकी कंडीशन भी आप प्लीज अगर बयान कर दे तो ज्यादा मुनासिब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का, और आपकी उस्तादत से मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट को भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आपने हमें ये मौका दिया है कि आज हम यहाँ मिल बैठ के अपने मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करें। जहाँ तक डॉक्टर नजीम नकी साहब का हल्के की कारकर्दगी के हवाले से सवाल है, तो अगर आपका हल्के के अंदर जाना हो और हल्के के जो दूर दराज इलाके हैं, पंथल है, बारल है, केचन है और गड़ाला, गुरा, पत्तन, शेरखान, इन इलाकों में अब जाएंगे और वहाँ से उन लोगों की राय अगर आप पूछेंगे तो वहाँ के लोग आपको बताएंगे कि हल्के के अवाम डॉक्टर नजीब नकी के बारे में क्या राय रखते हैं। यहाँ तक इससे पहले जो इलेक्शन हुआ है, बजा तौर पे नबीला अरशद साहिबा ने भी वहाँ उस बात का इतराफ़ किया है कि हमने उनको वोट दिए और हमने भी उन्हें वोट दिए, हम भी उनके अलाई थे। भाई, आपकी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अतीक भाई आ रही है, मैं आपके पास आता हूँ, आपकी आवाज आ रही है, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। आपकी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी जुल्फकार भाई जी, सवाल रिपीट कर दें, काइंडली सवाल रिपीट कर दें। मैं रिपीट करता हूँ। मैं जुल्फकार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं तो आपके पास आता हूँ। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ठीक हो गया सर। शायद भाई, मैं अर्ज कर रहा था कि हमने भी उनका साथ दिया था और ऊपर से पार्टी का एक डिसीजन था जिसको हमने फॉलो किया और पूरे हल्के के अंदर हमने उनको भरपूर तरीके से उनका साथ दिया। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारी वजह से वो इलेक्शन जीते भी थे। अगर हम न होते, जमात इस्लामी जिला सुदनूती अगर हल्का नंबर 5 के अंदर उनको सपोर्ट ना करती तो वो इलेक्शन जीत नहीं सकते थे। तो उस एतबार से हम ये कहते हैं कि उसके बाद भी उन्होंने हमें भी नज़रअंदाज किया और हमें कहीं तरक्याती स्कीमों के अंदर हमारा कोई उन्होंने हिस्सा भी नहीं रखा। और हमने 2 साल पहले जो है ना, वो डॉक्टर नजीब नकी साहब की अपोजिशन में आए और जिस मांग रोड का आपने जिक्र किया है अभी, और इस मांग रोड के हवाले से हमने एक बड़ी भरपूर तहरीक भी चलाई है और आज़ाद पतन से लेकर टोपा तक और रौलाकोट तक हमने लोगों को मुनज़्ज़म किया। और उसके प्रेशर के नतीजे के अंदर डॉक्टर साहब ने ये वादा किया था कि उस रोड को हम पुख्ता करेंगे और उन्होंने जो है ना ऐलान भी किया था मांग के अंदर, मगर आज तक वो रोड उसका टेंडर नहीं हो सका। इसी तरह डॉक्टर साहब ने बहुत सारी छोटी मोटी जो रोडें थी, स्कूल से और बेशुमार चीज़ें थी जिनका ऐलानात हमारी उस इलेक्शन कैंपेन के अंदर किए थे, मगर उसमें मैं समझता हूँ कि वो 20% भी उसमें जो है ना वो कामयाब नहीं हो सके। इस हवाले से डॉक्टर साहब ने एक मखसूस जो लोगों का एक ग्रुप बना रखा है मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के अंदर, और एक माफिया उनके साथ मौजूद है जिसको मैं स्कीम 4 माफिया कहूँगा। और छोटी छोटी स्कीमें वो देते हैं उनके जरिए से पूरे हल्के के अंदर, और उन्हीं के जरिए से लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं। और वो स्कीमें भी जो है ना वो ग्राउंड के ऊपर बहुत कम मौजूद होती हैं और वो पैसे जो है ना लोगों की जेबों के अंदर जाते हैं, स्कीमों के अंदर वो पैसे नहीं लगते। तो हमने 12 डॉक्टर साहब को इसके ऊपर तवज्जो भी दिलाई और जो स्कीमों की निशानदेही भी की, मगर डॉक्टर साहब ने उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। तो फिर हमने उनका अपोजिशन का रोल अदा किया। जिस तरह मोहतरमा नबीला अरशद साहिबा ने कहा कि अपोजिशन का जो रोल बनता था इस हल्के के अंदर, हमारी अपोजिशन ने जो 23,000 वोट लिया था मोहतरम सईद यूसुफ साहब ने, तो वो उस तरह का वो एक्टिव रोल और जानदार रोल नहीं दे सके। इस बात का मैं खुली तौर पर एतराफ़ भी करता हूँ और
असद भाई से भी कहता हूँ, तो वो उस अंदाज से वो अपोजिशन नहीं कर सके। और हालिया तहरीक के अंदर जो पार्टी के दौरान पैदा हुआ, हमने तहरीक के अंदर भी एक भरपूर और जानदार एक रोल दिया है। और हम मंग से और पूरे सुनूती से वफद लेकर मतलब शहीद यूसुफ साहब के पास गए और उनसे वहाँ पे उन्होंने हमें जो है ना वहाँ हमारी ज़ियाफत भी की। हमने उनसे गुजारिश की कि आप इस तहरीक को लीड करें, आप आज़ाद पाकिस्तान की तरफ जो मार्च हो रहा है उस मार्च के अंदर शरीक हूँ। तो बावजूद वो शरीक नहीं हो सके, इसका जवाब वो खुद ही देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने हल्के के अंदर कोई इस तरह का मेगा प्रोजेक्ट, जिन प्रोजेक्ट का जिक्र किया मसूद साहब ने, आज़ाद पतन रोड, ठीक है, हम उसको जो है ना वो अप्रिशिएट भी करते हैं। आज़ाद पतन रोड तो बनी है, मगर आज़ाद पतन एक रोड बनने से इस हल्के के जो है ना वो पसमानदगी दूर नहीं हो सकी है। हमारी जो है ना वो ये शाहराह कश्मीर, मैं समझता हूँ कि ये सुदनूती के अंदर एक बड़ी आम शाहराह है। और टाइम से लेकर हमारा हल्का शुरू हो जाता है, टाइम से लेकर चेचन और पाना तक ये रोड हमारी जो है ना खंडरात का नमूना पेश कर रही है। उस रोड के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह हमारे छोटे मोटे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, उनकी बिल्डिंग्स उनकी खस्ता हाली है। और वहाँ हमारे बच्चे आज इस जदीद दौर के अंदर वहाँ टाटू के ऊपर बैठे हुए हैं और वहाँ पे जो है ना पत्थरों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वहाँ कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। खुली छत वहाँ जो है ना खुले जो है ना आसमान तले वहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनका मैं नाम लूँगा तो वक्त की जो है ना वो कमी है पूरे हल्के के अंदर। जुल्फकार साहब, दोबारा आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। जिस तरह आप असद भाई पे या मौलाना सईद यूसुफ साहब पे आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपोजिशन उस तरह से नहीं की, लेकिन आप चूंकि हुकूमत के अलाइज थे, आप हुकूमत के साथ बैठे हुए थे, तो आपने हुकूमत के साथ बैठ के क्या किया है? चूंकि आप भी अब्दुल रशीद रावी साहब वहाँ पे आपके उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, तो आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, आपसे इसका जवाब लूंगा। लेकिन मैं अतीक सखावत एडवोकेट साहब के पास जा रहा हूँ। असद भाई आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले अतीक सखावत एडवोकेट साहब के पास जाना चाहता हूँ। अतीक भाई आपके पास आ रहा हूँ अभी। आप क्या कहते हैं? जिस तरह जुल्फकार भाई ने कहा, जिस तरह मसूद अंजम साहब ने कहा कि हमने बहुत डिलीवर किया, जिस तरह नबीला अरशाद साहब ने कहा कि कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ, असद भाई कह रहे हैं हमने अपोजिशन भी पूरी तरह की है, लेकिन आप दोबारा इस इलेक्शन में जा रहे हैं, आप किस बुनियाद पे जा रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं? इससे पहले डॉक्टर नजीब नकी साहब अगर नहीं कुछ कर पाए, वो वजारत भी उनके पास रही, उनके पास भरपूर अंदाज में हुकूमती सपोर्ट भी रही, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाए। तो आप क्या करेंगे जाके वहां पे? आप किस बुनियाद पे जाना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं वहां पे जाके? अतीक भाई दोबारा आप प्लीज अनम्यूट कर दें माइक को। अतीक भाई का शायद माइक दोबारा बंद हो गया। खैर में सजाद अफजल साहब आप मेरे साथ हैं ना? सजाद भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? सजाद भाई को भी शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। सजाद भाई भी मुझे नहीं सुन रहे हैं शायद। जी मैं ये शायद अजीज साहब आपकी आवाज आ रही है मुझे। ओके सजाद भाई आप ही इस दफा इलेक्शन पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। आप क्यों इलेक्शन पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं? इतनी बड़ी पार्टीज आप देख रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, इतनी तहरीक इंसाफ, ये 3 बड़ी जमातें हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो ये इलेक्शन पार्टिसिपेट आपके हल्के में कर रही है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है। ये इतनी सारी जमातें छोड़कर आप क्यों जा रहे हैं? आज़ाद उम्मीदवार क्यों जा रहे हैं? एक आज़ाद उम्मीदवार अगर आप अपनी सीट जीत भी जाते हैं तो क्या करेंगे वहां पे जाके आप? बहुत शुक्रिया शाहिद अजीज साहब, और आपके तवस्सुत से सारे पैनलिस्ट दोस्तों को सलाम अर्ज़ है। गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर की असेंबली का इलेक्शन है और कानून साज असेंबली की जिम्मेदारियां क्या हैं, उसके फ़राइज़ क्या हैं, उसके इख्तियारात क्या हैं।
मेरा ख्याल है इस मौजू पे ना तो आज बात हो रही है और ना ही बात इस पे होती है। यहाँ उमूमी तौर पे असेंबली के इलेक्शन में जो गुफ्तगू होती है, जो सवालात होते हैं, जो जवाबात होते हैं, जो सारा जो कंसर्न होता है वो बल्दियात के लेवल के इश्यूज होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है जिन पे असेंबली का इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और ये हम मुद्दत से देख रहे हैं कि असेंबली के लोग बल्दिया के लेवल का काम कर रहे हैं। तो इस माहौल में हमारा इलेक्शन में जाने का जो फैसला है, हम एक इलेक्शन मैनिफेस्टो के साथ जा रहे हैं बाकायदा, उसमें कि कानून साज असेंबली की जो जिम्मेदारियां हैं वो कानून साजी है, वो लोगों के लिए वसाइल रोजगार मुहैया करने हैं, लोगों के लिए तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतें लोगों को फराहम करनी है, उसके ऊपर पॉलिसीज बनानी है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। ये असेंबली की जिम्मेदारियां होती हैं। ये जिम्मेदारी नहीं होती कि उसने फलां स्कीम किधर दे दी, फलां स्कीम किधर से किधर कर ली। ये जो छोटे छोटे काम हैं ये बल्दिया का काम है। और हमारे यहाँ चूंकि 30 साल से बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दिए गए कि हमारे असेंबली के जो मेंबरान हैं वो उनका लेवल ही बदकिस्मती से आप यूँ समझें कि बल्दिया के लेवल का वो इलेक्शन लड़ते हैं। इस वजह से एक तो लोगों में ये शऊर देना है और लोगों की आवाज लगानी है कि ये असेंबली की ड्यूटी नहीं है, ये असेंबली की जिम्मेदारियां नहीं है जिसपे आप एमएलए का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आजाद जम्मू कश्मीर की असेंबली की एक और जिम्मेदारी थी और बेस कैंप है रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आज़ादी और वहादत के लिए। और इस वक्त हमें ये नजर ये आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर का ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन फ्यूचर में जैसे हिंदुस्तान ने एक इकदाम किया है वैसे ही पाकिस्तान यहाँ इकदाम करने जा रहा है और उन लोगों को सामने लाया जा रहा है जो आज़ाद कश्मीर के इस खित्ते को पाकिस्तान का हिस्सा बना के इस तकसीम को मुस्तकिल करने जा रहे हैं। तो ये जो बेस कैंप का लॉलीपॉप हमें 73 सालों से दिया गया, 74 सालों से, इसके फिर क्या मफहूम है? वहां से तो दस्तबरदार हो गए, श्रीनगर जम्मू से तो ये दस्तबरदार हो गए, लेकिन ये आज़ाद कश्मीर से भी दस्तबरदार होने जा रहे हैं। तो हम रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आज़ादी, उसकी वहादत के लिए और लोगों की जो अवामी जमहूरी हुकूक है उनके लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब हमारे डॉक्टर नजीब नक्की साहब की आपने बात की है, उनका मेरिट यही है कि वो एमबीबीएस डॉक्टर है और वजीर खजाना है। मतलब क्या काम है, वजीर खजाना एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए जिस असेंबली में, तो वहां वो क्या करेगा? तो यहाँ एक भर्ती है, यहाँ एक रिवायत है, लोग अपनी पर्सनल प्रोजेक्शन के लिए या तो या इलेक्शन लड़ते हैं या लोगों को वही छोटी। देखिए डॉक्टर नजीब नकी की अपोजिशन करने का भी एक मफहूम है और डॉक्टर नजीब नकी की भी अपनी जिम्मेदारियों का एक मफहूम है। उस लेवल पे यहाँ लोगों पे बात ही नहीं हो रही लोगों के साथ, प्राइमरी लेवल की बातें हो रही हैं, छोटी छोटी चीजें हो रही हैं। अब तो लोग अपनी मदद आपके तहत रोडें बना रहे हैं, अब तो लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपनी तालीम का इंतजाम कर रहे हैं, सेहत का इंतजाम कर रहे हैं, रोजगार अपनी मदद आपके तहत तलाश कर रहे हैं। रियासत और शहरी का जो बाहमी रिश्ता है वो लोगों का कंसर्न ही नहीं रहा। तो इस सजाद भाई अगर मैं आपकी पूरी बात से महफूम निकालूं कि आप इलेक्शन इसलिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि आप एक तो कौमी जमहूरी इनकलाब की बात करना चाहते हैं और दूसरा तकसीम कश्मीर को रुकवाना चाहते हैं, इसलिए आप इलेक्शन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इसी के लिए लड़ रहे हैं और अवामी शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि लोग उन लोगों का इंतखाब करें जो कौमी दर्द रखते हों, जो कौमी आज़ादी की बात कर रहे हों, जो कौम के वकार की बात कर रहे हों और लोगों के हुकूक की बाजियाबी की जिदोजहद कर रहे हो। उनके लिए नहीं जो अपनी शोहरत के लिए, अपनी प्रोजेक्शन के लिए, अपनी एडजस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, उनको लोग वोट ना दें, ये हमारा मकसद है। जी सजाद भाई एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, दोबारा आपके पास आता हूँ, लेकिन सवाल आपके पास ये छोड़ के जा रहा हूँ कि जो मौलाना सईद यूसुफ साहब हैं, डॉक्टर नजीब नकी साहब हैं, नबीला इरशाद साहबा हैं, अतीक सखावत एडवोकेट साहब हैं, आप साहब इन सारे लोगों के लिए आप ये कहना चाहते हैं कि इनके पास दर्द दिल नहीं है, ये इंसानियत का दर्द नहीं रखते हैं, इसलिए आप इलेक्शन पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? ठीक है, मैं ये सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। अतीक सखावत एडवोकेट साहब, आप मेरे साथ अभी मौजूद हैं, मैं जानने की आपसे ये कोशिश करूंगा कि आप क्या डॉक्टर नजीब नकी साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है इसलिए इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर जो तब्दीली है, उस तब्दीली जो पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तब्दीली लाई है, उस तब्दीली को फॉलो अप करना चाहते हैं अपने हल्के में भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि डॉक्टर नजीब नकी साहब की जो कारकर्दगी थी उस हवाले से मेरे पैनल, जो दीगर पैनल के रुकन थे, उन सब ने खुलकर बात की और मेरे नुक्ता नज़र से मसूद साहब की बात ही में इस बात का जवाब था कि जब उन्होंने बहुत से मंसूबे गिनवाए
और उनकी रकूम का भी यहाँ उनको बयान किया, तो साथ ही उन्होंने ये बात कही कि 30 साल से डॉक्टर नजीब नकी साहब जो हैं वो इक़्तिदार में। सो अगर 30 साल की कारकर्दगी यही है कि चंद मंसूबे गिने जाएं, तो फिर इसीलिए शायद मसूद साहब अपना जो म्यूट रखते थे। दरअसल 30 सालों के अंदर मेरी जो थोड़ी बहुत जो मेरी तारीख पर नजर जो मैंने रखी देखी, बड़े बड़े बादशाहों को, मादूदे चंद बादशाहों को भी 10 से 15 साल का से ज्यादा हुकूमत का मौका नहीं मिला। 5, 7, 8 साल तक बादशाहों ने हुकूमत की है, और 30 साल की हुकूमत का हमें मसूद साहब ये बात बता रहे हैं कि इस 30 साल की हुकूमत के अंदर एक यूनिवर्सिटी का कैंपस आया जिसमें से लॉ डिपार्टमेंट उठ के वापस चला गया, और अनकरीब फॉरेस्ट्री भी उठ जाएगी, इसलिए कि बायलास के मुताबिक फॉरेस्ट्री के पास भी 200 एकड़ का रकबा होना चाहिए एज अ लैंड, वो इनके पास नहीं है। तीसरी तरफ ये बात कहते हैं कि हमने अस्पताल की रेनोवेशन की, जबकि ये बात बताने से कासर हैं कि 18 साल से जो DHQ हॉस्पिटल है वो आज तक पाया तकमील तक नहीं पहुंचा, और अब उसको व्हाइट सीमेंट करके तो उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जिसके खिलाफ तमाम सियासी जमातों का एक रिजर्वेशन मौजूद है कि एक नामुकम्मल और अधूरे मंसूबे को सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये उसका इफ्तिताह करना चाह रहे हैं। फिर इन्होंने 4 बड़ी सड़कें गिनने के बाद ये बात भूल गए कि पंथल, छेछन, टलियान और आयन पाना से कोई राब्ता सड़क इस वक्त तक भी काबिले रफ्तार नहीं। जिसकी सड़क है, जो मेन शारा है जो मंग की, उसका वो जो 13 किलोमीटर सड़क है जो सब डिवीजन है पलंदरीस का, जो इसका राब्ता सड़क मौजूद नहीं है। और इसके बाद वो ये बात कहते हैं कि एक मंसूबा जो है मेगा प्रोजेक्ट्स, ये मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये महंगे प्रोजेक्ट्स हैं। ये कौम को कितने अरसे में और कितने पैसों में पड़े। ये कहते हैं कि यहाँ पे एक फ्लड लाइट्स लग के तो एक जो है वो स्टेडियम आया है। अगर उस स्टेडियम का मुआयना किया जाए, 3 रिपोर्टें आ चुकी हैं कि स्टेडियम का काम गैर मेयारी है। मसला ये नहीं है कि हुकूमत के खजाने से पैसा निकला, मसला ये है कि क्या वो प्रॉपरली सही जगहों पर वो पैसा लगा है, और क्या डॉक्टर नजीब नकी साहब ने अपने फराइज मनसबी अदा किए हैं कि कौमी खजाने का देखभाल की है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से जाया हुए हैं। आज भी कह रहे हैं कि किसी सब डिवीजन का आपस में राब्ता सड़क मौजूद नहीं है। डना नागेश्वर की रोड जो ऊपर से कोटली डना नागेश्वर की रोड है, वो पिछले 14-15 साल से उसी तरह नामुकम्मल है। हर इंतखाबात से पहले उसका इफ्तिताह किया जाता है और इफ्तिताह के बाद काम बंद हो जाते हैं। 4 ट्रक बजरी और ट्रैश के फेंके जाते हैं। इसी तरह इदारों की बात यहाँ पे मेरे दोस्तों ने की भी कि आज भी सुदनूती में 50 से 55% इदारे ऐसे हैं लोकल, जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल, जिनके सरों पर जिनकी छत नहीं है, और बच्चे ठंडे गर्म मौसमों में वहां पे टेंटों के नीचे बैठे हुए। आज पर जलजला कब आया था और आज तक वो यूनिसेफ के टेंट लगे हुए हैं वहां पर। ये है कारकर्दगी हमारे वजीर सेहत। दूसरी बात आप पूछ रहे थे कि हम क्यों इंतखाबात में आ रहे हैं। हमारे साथ ये मसला ये है कि सिर्फ एक डॉक्टर नजीब नकी साहब की क़यादत ही नहीं, बल्कि बतौर जमात मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौरूसी सियासत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस रवायती सियासत को जहन्नुम रसीद करना चाहती है, और नए अज़्म के साथ आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी हुकूमत बनाना चाहती है जो आज़ाद कश्मीर के लोगों के हुकूक की पासदारी करे, उनके वसाइल की हिफाजत करे, उनके वसाइल का खात्मा करे, और उनको इंसाफ दहलीज पर दिया जाए, उनको नौकरियां मेरिट पर दी जाए। ये कोई सियासत नहीं है कि लोगों को नौकरी का झांसा देकर, काले पाइप का झांसा देकर, 50 हजार की एक सड़क देकर उनके जमीर खरीदे जाएं। एक पॉलिटिशियन की, एक लीडरशिप की ये जिम्मेदारी होती है कि वो आज से 20, 25, 30 साल बाद सोचे, उसकी मंसूबाबंदी करे कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, आबादी बढ़ रही है, तमाम ज़खायर को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से चलाना है, ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक कैसा मंजरनामा रह जाएगा। डॉक्टर नजीब नकी साहब अपनी 30 साल की कारकर्दगी में वो हमारे इलाके के लोगों की ना तो वो आवाज बन सके और ना उनके मसाइल को हल कर सके। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे सिस्टम को तब्दील करने की कोशिश में आई। अतीक एडवोकेट साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आप अगर इक्तदार में आते हैं तो जिस तरह पाकिस्तान में इक्तदार में आके आपने नून लीग का एहतसाब किया, इसी तरह यहाँ पे भी आके आप नून लीग का एहतसाब करना चाहते हैं। मैं ये सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, वापस आता हूँ आपके पास। मोहतरमा, आपके पास आ जाता हूँ। जिस तरह आपने अपोजिशन कहा कि अपोजिशन भी नहीं हुई और ना ही गवर्नमेंट कोई काम कर सकी, अपोजिशन भी नहीं कर सकी,
अभी आप भी चूंकि इसी हल्के में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी, तो इस हल्के के जो इतने बड़े मसाइल हैं यहाँ पे, आप देखें हॉस्पिटल नहीं है, यूनिवर्सिटी का इश्यू है, उसके बाद यहाँ पे आप देखें स्टेडियम है, तो स्टेडियम की भी जो इतनी गैर मियारी किस्म की कंस्ट्रक्शन हुई है, अतीक साहब कह रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा इशू ये था कि जो टंगी गला से पलंदरी रोड का इफ्तिताह जो बजीज ताहिर साहब ने किया था, वो भी अभी तक मतलब मुकम्मल क्या बल्कि आधी भी नहीं हुई। उसके बाद तमाम जो यूनियन काउंसिल्स थे वहाँ पे जो रोडें हैं, जो छोटी छोटी रोडें हैं, जिस तरह मैंने एक छेचन वाली रोड का सवाल छोड़ा है मैं महसूद अंजम साहब के पास, छेचन वाली रोड की तरह और भी बहुत सारी ऐसी रोडें हैं जिनके इश्यूज हैं। उसके बाद जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ पे दफातर हैं, वहाँ पे मौजूद होने के बावजूद भी लोगों को इस्तेफादा उनसे नहीं हो रहा, लोगों को फिर भी वहाँ पे चक्कर लगा के कहीं और जाना पड़ता है। ये इतने बड़े इश्यूज होने के बावजूद अगर जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ पे इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रही है, तो आप कैसे ये सारा कुछ मैनेज कर पाएंगे? प्लीज अनम्यूट कर दें अपना माइक। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बोले प्लीज। जी अच्छा, आपका सवाल है कि ये जितने मसाइल आप गिनवा रहे हैं, देखिए जो मेरी जमात है जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी, जो सियासी जमातें होती हैं, पहली बात तो ये है वो किसी एक हल्का की या एक तबका की नुमाइंदा जमातें नहीं होती। मेरी जमात जो है वो पूरी रियासत की नुमाइंदा जमात है, और ये जो मसाइल हैं ना सिर्फ मेरे हल्के के हैं, ये पूरी की पूरी रियासत, हमारी जो आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर है उसके ये मसाइल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं। अब जिस असम्बली के लिए यहाँ किसी पार्टिसिपेंट ने जिक्र किया, बहुत अच्छी बात उन्होंने की है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये जिस असम्बली का इलेक्शन हम लड़ने जा रहे हैं ये लेजिस्लेटिव असम्बली का इलेक्शन है। और जैसे मसूद साहब ने अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हुए ये फरमाया कि जी 30 साल हो गए हैं हमारे पास, तो इन 30 आपको मैं ये भी रिकॉर्ड की बात बताती चलती हूँ कि 30 साल हो गए हैं कि बल्दियाती जो निज़ाम है उसको तय बाला करने में भी हमारे इस हल्के के नुमाइंदा का और इनका कसूर वाज़े तौर पे है, क्योंकि इस हल्का से उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि वो इस हल्के से 30 साल हो गए हैं इक़्तिदार के अंदर हैं, तो इसके ऊपर उनका कोई हिकमत अमली नहीं है। जबकि पिछले इलेक्शन में भी इनका ये कहना था कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे और बल्दियाती इदारों को जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे, जो कि नहीं हो सका। इसके साथ साथ जो मेरी जमात है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के ऊपर काम कर रही है, और हम ये समझते हैं कि तहरीक आज़ादी कश्मीर का हल जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ आज बहुत सारी रूमर्स हैं और बहुत सारी बातें की जाती हैं, हम किसी भी ऐसी सियासी जमात या किसी भी ऐसे नुमाइंदा को कभी कबूल नहीं कर सकते या कि कभी उसका साथ नहीं दे सकते। देखिए ये जो पिछले इलेक्शन में हमने यहाँ आपके सामने मैंने आज भी एतराफ़ किया कि हम इस गुनाह में शामिल रहे। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी में जब मैं थी पिछली इलेक्शन में, तो हम इस गुनाह में शामिल रहे, लेकिन जैसे ही हमें ये चीज़ वाज़े हो गई, क्योंकि उस वक्त यहाँ मसूद साहब ने कहा किसी को एडजस्टमेंट ना मिलने की वजह से कोई बात हो रही है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मसूद साहब अगर आप नुमाइंदगी करते हैं तो आप कोई एडजस्टमेंट लेके अगर नुमाइंदगी कर रहे होंगे तो वो अलग बात है, और अगर नुमाइंदगी सही मानों में होती है तो वो यही हो सकती है कि आप सही मानों में अपने लोगों की तर्जुमानी करें, अपने लोगों के मसाइल के हल के लिए कोई रोड मैप लेके आएं, अपने लोगों को मैक्सिमम आपने लोगों के साथ जो कमिटमेंट्स की होती हैं उसके ऊपर आप पहरा दें। लेकिन आपकी हुकूमत जो है वो नाकाम रही। पहले दिन इस हुकूमत ने क्या किया कि उन्होंने अपोजिशन, आज मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में ये वावेला कर रही है कि दुनिया की तारीख में ये पहली दफा हुआ कि सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन का वोट जो है हुकूमत पोजीशन को दिया। तो ये रवायत आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून ने डाली। जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपोजिशन लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन साहब को अपना वोट दिया, जब उन्होंने पीपल्स पार्टी की खातून को मेंबर असेंबली बनाया अपना वोट देके, डॉक्टर नजीब नकी साहब का वोट गया
मियाँ साहब की जो मुलाजिम की साहबजादी हैं उनको। तो ये वो सारी की सारी उनकी कारकर्दगी है। और जिस तरह से जिन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स उन्होंने तो ऐसे बात कर ली है जैसे मैं समझती हूँ कि मरीख का नक्शा जो है वो खींचा है और मैं शायद कहीं किसी और दुनिया में हूँ। और वो मैं इस मांग रोड की मैं खुद जाती हूँ और मुझे मालूम है कि वहाँ जो आप गाड़ी एक दफ़ा लेके जाते हैं 5 से 10 हज़ार रुपया आपका आके तो उसके अंदर खर्चा होता है, तो वो आपको मैकेनिक जो है वर्कशॉप में लेके जानी पड़ती है। तो ये सूरत हाल है वहाँ पे। एक तो बल्दियाती इदारों को स्ट्रेंथन नहीं कर सके, बल्दियाती इलेक्शन नहीं कर सके। ये दावा ये करके आए थे कि जी अब हम आएंगे तो बल्दियाती इंतखाबात जो है वो हम करवाएंगे। खुद चले गए थे कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में इन्होंने जाके रिट की थी, हाई कोर्ट से फैसला करवाया 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। फिर इक्तदार में आने के बाद ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने जाके स्टे करवा लिया कि जी अभी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो ये तो इनकी कारकर्दगी है, इनके कोलो फेल में तजाद है, ये अपनी बातों में, ये अपने काम में क्लियर नहीं है। और बावजूद इन सारी सूरत हाल के हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हम आज तक इस मखमसे में रहे, हम इस धोखे में रहे कि ये सूरत हाल कोई बेहतरी की तरफ जाएगी। और हम उम्मीदें लगा के बैठे रहे कि यहाँ इस हल्के के साथ साथ रियासत के उस पार जो लोग मकबूजा कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं, हम ये समझते थे कि हम उनके लिए कोई काम कर पाएंगे, क्योंकि ये तहरीक आज़ादी कश्मीर की बेस कैंप है, ये रियासत है। और उसका काम ये बनता था कि यहाँ से वो लेजिस्लेशन कर पाए जिस लेजिस्लेशन से एक जो है मॉडल स्टेट बने और तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए बेहतरीन जो है वो किरदार अदा कर सके। लेकिन ना तो वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए बेस कैंप का किरदार अदा कर सके, आर्टिकल 370 2019 में हटा। और हमारे यहाँ देखिए कि जो मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट है वो एक भी मसाली जो है एहतजाज ना कर सकी। और वो इसमें हमारे हल्के जी मोहतरमा एक क्वेश्चन है, जिस तरह चौधरी तारिक फारूक साहब का जो लेटेस्ट इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि हमको भी आज़ाद कश्मीर वालों को भी गिलगित-बल्तिस्तान की तरह एक अबूरी सूबा बनाया जाए, तो क्या आप भी इस हक में हैं कि अबूरी सूबा बनना चाहिए? और दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपकी जमात इलेक्शन में जा रही है, खुदा न खास्ता, या मैं आपको वेल विशेस मेरी आपके साथ है कि अगर आप इलेक्शन पर जीत जाती हैं तो तकसीम कश्मीर की जो बातें हो रही हैं तो उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, मेरी पार्टी का स्टैंड बड़ा तारीखी और बड़ा देरीना जो इस रियासत की जो तारीख है, हम उस पस मंज़र से कभी हट नहीं सकते। जो इस बुनियाद है अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, वो इस मसले के हल के हवाले से जो हमें बुनियाद फराहम करती हैं, हम उससे डाइवर्ट या डेविएट नहीं हो सकते। हमारी जमात ये चाहेगी और हमारी जमात का ये मैनिफेस्टो है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक तस्वाब राय के ज़रिए कश्मीर के मसले को हल करवाने की कोशिश करें। और जिन साहब का वज़ीर साहब की आपने बात की, तारिक फारूक साहब की, आपने कहा कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया है या इस तरह का कोई इंटरव्यू दिया है, तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट में जो हैवी मैंडेट लेके इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बहुत भारी मैंडेट के साथ बैठी हुई है, और जिसमें इन सारी जमातों का हमने तो इलेक्शन के बाद इनके साथ अलायंस खत्म किया, लेकिन ये इलेक्शन से पहले जो मैनिफेस्टो लेके आए थे वो उसमें हम सब का एतमाद लेके आए थे। वो जमात इस्लामी के इस वक्त चूंकि जुल्फकार साहब बैठे हुए, उन्होंने कहा हमारा हिस्सा नहीं मिला, तो इनको हिस्सा मेंबर असेंबली की सूरत में मिल गया, एक नहीं बल्कि 2 मेंबर असेंबली की सूरत में मिल गया। लेकिन जो इसके ऊपर जो ये बयानात कि जी आज हमें अबूरी सूबा बनाया जाए, आप हमारे जो आबा व अजदाद हैं उन्होंने ये जो खित्ता आज़ाद करवाने में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और उन्होंने ये जो एक्ट 1974 है इसको बनाने में बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं, बड़ी जद्दोजहद की हुई है, वोट का हक लेने के लिए बड़ी मारें खाई हुई हैं। गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने इसके लिए इक़्तिदार से हाथ धोए और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक चली। ये तारीख हमें गवाह है इस चीज़ की। तो हम कोई इस तरह का कोई एडवेंचर या इस तरह की कोई मुहिम जोई करने वाले किसी भी शख्स की हमायत नहीं कर सकते। हम ये समझते हैं कि जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का देरीना हल
सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हो सकता है। और उसके लिए तमाम जमातों को इलेक्शन एक तरफ रख के उसके लिए हम किसी तरह की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर तहरीक आज़ादी कश्मीर के ऊपर किसी तरह का कोई भी जमात कोई कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करती है तो जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी उसके लिए बिल्कुल अपोजिशन करेगी। और हम अपने जो तारीखी जो हमारा स्टांस है उससे किसी तौर के ऊपर भी पीछे नहीं हट सकते। ठीक है मोहतरमा, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, वापस जब आऊंगा तो आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपकी जो जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी है ये पूरी आज़ाद कश्मीर के कितने हलकों में इलेक्शन पार्टिसिपेट करेगी। ये सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। असद यूसुफ साहब, आपके पास आ जाता हूँ, चूंकि जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं सबकी तरफ से अपोजिशन पे भी बात उंगली उठ रही है कि अपोजिशन भी उस तरह से नहीं हुई। दूसरी बात यह कि अगर मौलाना साहब इस हल्के में इस दफा अगर जीत जाते हैं इलेक्शन तो उसके बाद आपकी सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी क्या होगी, चूंकि हल्के में जो मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जिस तरह जुल्फकार साहब ने, मोहतरमा ने, अतीक सखावत साहब ने, सब ने गिने हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। तो क्या आपकी प्रायोरिटीज पे क्या इश्यूज होंगे? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। वो पहला तो एक सवाल जो बार बार कहा जाता है, मैंने इसका जवाब तो दिया था कि अपोजिशन किसको कहते हैं। जुल्फकार साहब और सज्जाद साहब ने मेरा ख्याल है इतराफ़ गुनाह उस तरह नहीं किया जिस तरह मेरी बहन नबीला अरशाद ने किया है। वो अभी भी उसमें कुछ ना कुछ डंडी मार जाते हैं। देखें, सिंपल सी बात है, जुल्फकार साहब ने बड़ी ज्यादती की कि जो ये कहा कि जी वो जो एजुटेशन हुई थी आटा की, उसमें जमीयत ने और मौलाना सईद यूसुफ खान साहब ने शिरकत नहीं की, तो जावेद साहब, अरशद यूसुफ साहब, मौलाना अब्दुल रशीद साहब, ये सारे लोग उनके साथ शामिल थे। मसला सजाद भाई ने जो पॉइंट आउट किया वो बड़ा ज़बरदस्त है। मसला इनका ये है कि इनके नज़दीक जो लीडर वो होता है जो चौक में खड़ा होकर गाली दे, ये लीडर है। अगर ये समझते हैं तो फिर वो लीडर नहीं होता, फिर मतलब कौम उसके पीछे नहीं चलती, फिर वो कौम के पीछे चलता है। तो मौलाना सईद यूसुफ बहरहाल एक बहुत बड़ी शख्सियत है, वो इमाम है, वो एक स्टैंडर्ड रखते हैं इस पूरे इशू में भी। जुल्फकार साहब, मैं उसका ऐनी गवाह हूं कि जब ये सारा मसला खराब हो गया, जब पुलिस ने तशद्दुद किया, तो मौलाना सईद यूसुफ साहब ने जिस तरह इस मसले को हल किया, कमिश्नर साहब या आपकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलकर, लीडर यही होता है कि वो पेन लेता है। हम कभी भी इस चक्कर में कभी भी नहीं रहे कि कोई हमें वाह वाह कहे या कोई हमें कहे कि आपने बहुत किया। क्यों? हम काम करते हैं अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह है, अल्लाह की रजा है, वो मिल गई तो बड़ी बात। अब जुल्फकार साहब, मुझे मतलब इस बात को सुन के हैरानगी हुई कि इनके साथ वो लोग इनके साथ एजुटेशन में जख्मी हुए और इनके साथ मेरा भाई बैठा हुआ है, कमांडर फारूक साहब जब जख्मी हुए उनके साथ वो वीडियोज हैं, और वो सारे रात के 2 बजे तक कमिश्नर साहब के साथ मिलके वो सारे इनके केसेस जो है ना वो विड्रा किए गए। तो मतलब इसमें कैसे और क्या समझते हैं मौलाना सईद यूसुफ खान पुल के ऊपर खड़े होके क्या नाम मतलब पथराव करना शुरू कर दें? बहरहाल हर बंदे का कैलिबर होता है, और सज्जाद साहब ने बिल्कुल एक सही पॉइंट आउट किया। मसला यही है कि कैलिबर जो है वो नहीं रहा, सियासी लीडरशिप का कैलिबर नहीं रहा। और जब कोई कैलिबर की एक स्टैंडर्ड की बात करता है तो एक आम आदमी, एक लेमैन है, उसको वो कैलिबर समझ नहीं आता तो वो समझता है लीडर ठीक नहीं है। अब ये वो प्रॉब्लम है। तो लीडर ने बहरहाल कौम को लीड करना होता है और कौम को उसके पीछे चलना होता है। वो बताता है कि यार ये काम इस तरह करें। जैसे मेरी बहन जुल्फकार साहब और सज्जाद साहब आज मान रहे हैं ना 4 साल बाद कि मौलाना सईद ठीक कह रहा था पिछली दफा, ये नहीं था, इनकॉम्पिटेंट है ये लोग, ये नहीं डिलीवर कर सकते हैं। तो यही बात, वो लीडर की बात आपको शायद कुछ अरसे बाद समझ आएगी। तो इसलिए ये वो चीज होती है जो लीडर पहले उसको जो है ना वो प्रीएम्प्ट कर लेता है कि जी लीडर को पता होता है कि क्या है। दूसरा, मसूद भाई ने जिस तरह बात की, बहुत से गिने बहुत से प्रोजेक्ट्स बिल्कुल सही, हमारे जो है ना अतीक सखावत भाई ने उसको पॉइंट आउट किया ठीक, कि असल इशू पैसा आना नहीं है। ये बात मौलाना सईद यूसुफ खान साहब ने पलंदरी में डॉक्टर नजीब साहब के सामने बिल्कुल उनको रेस्ट हाउस में जब थे तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मसला ये नहीं है कि आप प्रोजेक्ट नहीं ला रहे, मसला ये है कि ये प्रोजेक्ट आपके जो अपने खास लोग हैं, और मैं माजरत करता हूँ मसूद साहब जो भी हो, नबीला अरशाद हमारा आपके साथ, आपकी पिछली दफा उन्होंने आपको सपोर्ट किया बिल्कुल। ये हमारे, मैं इसको मुझे बहुत अजीब अफसोस हुआ कि आपने जो एक मुनासिब बात नहीं की। वो कहते हैं भले हैं या बुरे हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। तो इसका हमेशा ख्याल रखा करे, कोई ऐसी बात नहीं होती। लोग सच बात कह रहे होते हैं और जो बड़ा लीडर होता है वो सच बात को सुनता है, और अगर उसमें कोई खामी है ना तो उसको ठीक करता है।
इसीलिए वो लीडर बड़ा बनता है। सिंपल सी बात मुझे बताएं, प्लानिंग के हेड हैं, प्लानिंग के मिनिस्टर वो रहे, फाइनेंस इनके पास रहे, और वो किंग एडवर्ड के फारिग हैं, सेहत का महकमा उनके पास है। क्या किया हुआ है सेहत के महकमे में? वो तमाम लोग लगाए हुए हैं जिनको टीका लगाना भी नहीं आता, सिर्फ वो वोटर है। तो ये मजाक है, ये मजाक। लोग मर रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। मैं आपको शायद भाई चैलेंज करता हूं, मसूद साहब को लेके जाइएगा, बाकी किसी को ना लेके जाए बेशक। डॉक्टर नजीब साहब का आबाई इलाका है नंब, जो खान साहब का आबाई घर है जहां पे, और बहुत रिस्पेक्ट है उस शख्स की, खान साहब एक बहुत बड़ा आदमी था। वहां का स्कूल देख लीजिएगा, मसूद साहब आप देख लीजिएगा। अगर आप वो स्कूल देखने के बाद अगर आप कहें कि वाकई काम हुआ है, तो फिर मैं मुजरिम हूं। जुल्म हुआ है सर, इदारे तबाह किए गए, पर्सनली लोगों को पसंद के बेस के ऊपर लगाया गया। जैसे अभी मसूद साहब ने कहा कि जनाब जब कोई कहे कि मैं आपका मुखालिफ हूं, आप ठीक काम नहीं करते, अच्छा जी ठीक है, तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है यार, तुझे किधर जो नौकरी दें। ओ भाई वो बहुत ऊपर की बात कर रहा है, वो कह रहा है भाई खुदारा आप इस इलाके के मेंबर हैं आप। मैं अभी ये तारिक फारूक साहब वाला जो बयान था सर, मैं मसूद साहब से या ये सवाल तो इनसे बनता है कि इन्होंने इसकी मजम्मत की है कि नहीं की है। उनके साथ बैठा हुआ मिनिस्टर है, उनके साथ 4 साल हो गए हैं वो, तो ये मजम्मत इनको करनी चाहिए थी। ये क्या कह रहा है भाई? तो इसलिए ये चीजें हैं, मैं आपको बार बार कहता हूं, खुदारा इस चीज को समझिए। मसला कश्मीर के ऊपर जो बात जिस तरह की सजाद नुमानी ने, बिल्कुल बेहतरीन बात है जी। बिल्कुल असेंबलियों में यही होता है जी, असेंबलियों के अंदर कानून साजी होती है। आलमी सतह पे इस मसले को उजागर किया जाना चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो उसके लिए उस तरह के लोगों को सिलेक्ट किया जाए ना सर। ये भी तो होता है ना कि वो जो आलमी फोरम के ऊपर बात कर सकते हैं। आपके मेंबर हैं, वो 2 बंदों के दरमियान बात नहीं कर सकते। पिछले 5 साल से मुझे बताइए कि आजाद के मसला कश्मीर के ऊपर मुस्लिम लीग नून के जो हमारे हल्के के मेंबर हैं, उनका कितने बयान आता है। मौलाना सईद यूसुफ खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ, ये नहीं कि हम उनके साथ हैं इसलिए कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ओपन बात है, पूरी दुनिया में उनका एक क्लाउड है। और खुदारा ये समझिए, ये नियामतें रोज रोज नहीं मिलती। ये जिस तरह खालिद इब्राहिम एक नियामत थी, सरदार इब्राहिम नियामत थी, वो नहीं मिलती ये नियामतें। इस नियामत की कदर कीजिएगा। जो कौमें ऊपर जाती हैं वो नियामतों की कदर करती हैं, और अगर हम नहीं करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। मैं नबीला अरशाद बहन से कहूंगा, ये जस्सा पीर के ऊपर जो दरख्त है ना, हमने उसकी लाज रखनी है। उसके ऊपर हजरत मौलाना यूसुफ खान साहब मरहूम ने रहमतुल्लाह अलैह ने जिन लोगों से बैत ली थी जिहाद की, हम उस जिहाद की बैत की और उस तहरीक आज़ादी की लाज रखते हुए हर फोरम के ऊपर बात उठाते हैं। आप लोग उन्हीं अजदाद की नस्ल में से हैं, उन्हीं लोगों की औलाद हैं। आप लोग सपोर्ट करें। मौलाना सईद यूसुफ खान, ये खुली किताब की तरह बात है कि अगर आपके पास एक नियामत है, कदर नहीं करेंगे कोई बात नहीं, नियामत ही रहती है। मैं भाई की इजाजत से एक अर्ज करनी चाहूंगी बहुत ही अदब के साथ। जी प्लीज। मौलाना साहब मेरे लिए, हम सब के लिए, यहाँ जितने भी हम लोग हैं, सबके लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। लेकिन मौलाना साहब के लिए जो हमारा इख्तलाफ है वो ये है कि वो जिस जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जमात वो है जो मुत्तहदा हिंदुस्तान की बात करती रही। वो जमात वो है वो उनके सरबराह यहाँ इस्लामाबाद में खड़े होकर कहते हैं कि श्रीनगर में और फाटा में एक जैसी सूरत हाल है। वो उस जमात के सरबराह जो हैं वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे तकरीबन 15 से 20 साल। मैं खुद मकबूजा कश्मीर के वफूद लेके उनके पास गई और मैंने उन्हें कहा, 2014 में मैं उनके पास गई, मैंने उन्हें कहा कि जी ये देख लें, मोदी जो है वो आर्टिकल 370 को रिमूव कर रहा है, आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं, आपको बताएं। और उन्होंने आगे से कहा कि ये 370 होता क्या है। और फिर जब हमने उनको निकाल के बताया कि जी 370 ये है, गूगल से मेरे साथ बाबर कादरी एडवोकेट शहीद जो मकबूजा कश्मीर में लास्ट ईयर हो गए थे, वो मौजूद थे। उन्होंने अपने टेलीफोन से गूगल से निकाल के उनको बताया कि ये है आर्टिकल 370, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने हमें कहा आप 3 दिन के बाद मेरे पास वापस आइएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम 3 दिन के बाद फिर उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि जी मैंने अपने स्टाफ को कहा था तो इन्होंने मुझे प्रिंट आउट ही नहीं दिया। और फिर उसके बाद एक वाकया और, सॉरी मैं थोड़ी सी इसमें करती चलूं क्योंकि आपने तहरीक आज़ादी कश्मीर की बात की और मैं आपकी बात मौलाना यूसुफ साहब शेखुल हदीस जिन्होंने और मेरे परदादा से भी हल्फ लिया और उन सब ने मिलकर जदोजहद की तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए, फ्रंट लाइन के ऊपर वो लोग लड़े और वो लोग
ये वो लोग थे। ये बात मुझे किसी तौर के ऊपर ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार मैं नहीं हूँ कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ जो है वो उसकी जमात को रिप्रेजेंट करूं जो मसला कश्मीर के ऊपर, मुझे 5 फरवरी को मकबूजा कश्मीर से आए हुए वफूद को लेके जब मैं जाती हूं तो वो ये कहता है कि दुनिया में जंगें लड़ी जाती हैं या तो इंटरेस्ट के ऊपर या मफादात के ऊपर, और फिर उन्होंने वहां कहा कि हमारा मफाद ये है कि हम इस वक्त मसला कश्मीर को सर्द खाने में डालें मैं एक जवाब दे दूंगा। करके आए। मेरा ये कहना है मौलाना साहब, आज अगर मैडम एक छोड़ के आ जाते हैं तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं छोटा सा लॉ के बारे में भी कभी कभी बीच में मैं आपको एक दलील देता हूं। मुझे सिर्फ एक बता दीजिएगा मैडम कि जसा पीर के ऊपर जो बैत की जो हल्फ लिया गया वो किसके खिलाफ जिहाद था? हिंदुस्तान के खिलाफ ना। तो आप हमें ताने दे रही हैं कि आप उस हिंदुस्तान के लिए जनाब वो इलाह की बात कर रहे हैं, ये तो हद ही होती है ना। आपकी तारीफ ये है, यही कह रहा हूँ ना। तो मौलाना यूसुफ खान साहब जेयूआई के अमीर थे, मौलाना यूसुफ खान साहब जेयूआई के अमीर थे, तो मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था मैडम। जेयूआई आजाद कश्मीर, क्या मुझे सुन रहे हैं आप? जी जेयूआई आजाद कश्मीर का नज़म बिल्कुल अलग है मैडम। जेयूआई आजाद कश्मीर का जेयूआई पाकिस्तान के साथ कोई नज़म में नहीं है। ये बिल्कुल ये आप लीगली इसको चेक कर लें। ये अलग एक जमात है जो इसकी रजिस्ट्रेशन उससे पहले हुई है। तो बात ये है जेयूआई आजाद कश्मीर के जिहाद में चैप्टर हैं और आप उसके अमीर हैं, और आपने इन बयानात के ऊपर किसी एक जगह प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट बताता हूँ मैं आपको। आप मैडम आप अगर लास्ट मौलाना फजल मैं महसूद अंजुम साहब से उनका मौक़िफ़ ले लूं, फिर आपके पास आता हूं, क्योंकि महसूद जी प्लीज सर गवर्नमेंट में चूंकि ज़ारा उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें उन्होंने सुनी हुई हैं, तो ज़ारा वो अभी हमें रिप्लाई करना चाहते हैं। महसूद भाई प्लीज बोले आप। जी सारे दोस्तों ने बात की है। मैं समझता हूँ कि मैं कोई एक किसी फर्द वाहिद की बात नहीं करता, ना मैं मैडम नबीला अरशाद की, ना अतीक सखावत साहब की, ना किसी और की बात करता हूँ। हमारे सारे काबिल एहतराम है। मैडम नबीला अरशाद साहिबा ने अपनी जो पार्टी बनाई है वो कोई हमसे नाराज होकर नहीं बनाई है, उन्होंने कोई जम्मू कश्मीर से इख्तलाफ करके बनाई है। वो जिन खालिद इब्राहिम साहब की आज तारीफ करते हैं, जो सरदार इब्राहिम साहब की तारीफ करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये उनके साथ बहुत अच्छी थी, और अगर ये वो बहुत अच्छा समझते तो उनके साथ ही ये खड़े होना चाहिए था, और मैं समझता हूँ खड़े होना चाहिए। दूसरा अतीक साहब ने जिस तरह बात की है, अगर मैं उनसे नाराज हुई थी, अगर राजी होती तो मैं आपके साथ चलती। मैं आपसे भी राजी नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये बनाई है जमात। आपकी बात मैंने बोला ना, आपने बोला ना, इंटरप्ट ना करें आप। मैं अतीक साहब की बात करता हूँ, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और जिस पार्टी में वो चले गए, जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जिस पार्टी के लिए कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो इलेक्शन भी करीब है, वो कहते हैं मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। उनके लीडर ने जो मसला कश्मीर का मौक़िफ़ जिस तरह इमरान खान ने पेश किया वो दुनिया जानती है, और जिस तरह उनको एक वो कश्मीर फरोश पार्टी के नाम से आजकल आज मशहूर है, और जिस तरह हमारे लीडर हमारे कायद राजा फारूक अदर ने जो मौक़िफ़ बयान किया, वो भी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में तमाम कुव्वतों के दरमियान बैठ के जिस तरह बयान किया, वो भी दुनिया जानती है कि हमारा मौक़िफ़ कश्मीर बहन भाइयों के लिए किस तरह है, और कश्मीर के ऊपर हमारा क्या हमारी राय है। और दूसरी बात आपने की है, जो मुझसे एक सवाल आपने पूछा था ये लॉ डिपार्टमेंट का, यूनिवर्सिटी का, तो शायद साहब यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट जब यहाँ पे आए तो एक पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, वो एक हमारे प्लंदरी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं था, वो एक पाकिस्तान बार काउंसिल का एक सारा एक इंटर पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ये था कि यूनिवर्सिटी के जो लॉ डिपार्टमेंट है उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है। तो उस रिक्वायरमेंट पे कोई प्लंदरी की जब वो यूनिवर्सिटी अगर वो कैंपस नहीं उतरा, उसमें हमारे पाकिस्तान के जो इदारे लॉ डिपार्टमेंट है यहाँ से भी उन्होंने वो बंद कर दिए थे, हमारे आज़ाद कश्मीर में से वो उठा गया। और उस उठने से ये हुआ कि वो वहाँ से जब उठाया गया, उन बच्चों को वो वहाँ से फ्री ऑफ कास्ट वहाँ हॉस्टल में रखा गया, वहाँ फ्री ऑफ कास्ट वो जो उनके ट्रांसपोर्टेशन दी गई, वहाँ से बंदे आए, वो एक पूरा एक कमिटमेंट करके सारा उनको वहाँ ट्रांसफर किया गया। कोई ऐसी बात नहीं कि बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया गया था कि लॉ डिपार्टमेंट है, वो एक टेक्निकल इशू थे। तीसरी बात आपने की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो आपने कहा था रोड के बारे में, जब आप बारल की तरफ जाते हैं तो बारल की एक मेन रोड जो बन रही है, इससे आगे एक नम रोड जाती है और एक सेरी पंथल रोड जाती है, और सेरी पंथल पे मेरे ख्याल में ये कोई 2-2.5 करोड़ का काम जो कश्मीर काउंसिल से हो रहा था वो आधा से ज्यादा काम हो गया है, और थोड़ा सा उसमें आगे अभी उस पर काम जारी है। एक ओड़ा से पंथल वो नई रोड बनी है, ओड़ा पंथल, मैं पता आज से 4 साल पहले वो रोड बिल्कुल नहीं थी, आज वो बनी हुई है। और मैं समझता हूँ कि हमारे भाइयों को जो अपना अतीक साहब हैं, हमारी मैडम हमारी बहन नबीला अरशाद साहब हैं, इनको वहाँ का वो हॉस्पिटल नजर नहीं आता जो 50 बेड का वो तकमील के आखिरी मराइल में है। इनको वो यूनिवर्सिटी कैंपस जिसको पीयूष पार्टी के दौर में वो वैसे उसका ऐलान करके चले गए थे,
और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अच्छी से मंजूरी करके वो सुदून एजुकेशन की बिल्डिंग 2.5 करोड़ के वो पैसे गवर्नमेंट ने दिए ना, वो दे के तो उन्होंने वो कैंपस वहां पे बाकायदे से स्टार्ट किया। इनको वो चीजें इनको नजर नहीं आ रही। और बात असल में जो मुखालफत में हम कहते हैं, बेशक जो मुखालफत होते हैं, जो मुखालिफिन होते हैं, उनका काम है मुखालफत करना। और एक मैं आज भी दावे से ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो अपना आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, आइंदा इलेक्शन जीतेंगे, वो हम कारकर्दगी की बिना पे जीतेंगे। वो हम अपने हल्के के अंदर जो हमने काम किए, जो हमने हल्के के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किए, जो हम अभी जो इसमें तालीमी मैदान में जो तालीमी पैकेज दिया गया, ये बहुत बड़ा काम नहीं है क्या? और वो पैकेज पीपल्स पार्टी के पैकेज की तरह नहीं है। ये चीजें देखने की हैं। और जब मैं समझता हूँ कि जो काम होते हैं उनको भी जरा देखा करें। मैं अपने मुखालिफिन को हमेशा कहता रहता हूँ कि बिल्कुल जो रोड थोड़ी टूटी हुई है उसको तो आप तस्वीर बना के फेसबुक पे दे देते हैं, जो पीछे से बनी होती है उसका कभी कोई जिक्र नहीं करता। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग देखते हैं, हल्के के अवाम देखते हैं। जब नजीब नकी साहब आए थे, सब ने जिक्र किया यहाँ पे 30 साल का। जब वो सियासत में आए थे तो ये पलंदरी एक तहसील थी। आज वो डिस्ट्रिक्ट है, उसकी 4 तहसीलें, उसकी उस पलंदरी की 4 तहसीलें उसकी हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो जब वजारत उनने शुरू में जब पलंदरी डिस्ट्रिक्ट जिले की बात चली थी तो सब दुनिया को पता है, अतीक साहब को पता है, ये मैडम को पता है, सब लोगों को पता है कि जब डॉक्टर साहब से कहा गया था कि आप वजारत ले लें, जिले को छोड़ दें, उन्होंने कहा मैं वजारत नहीं लेता, मुझे जिला चाहिए। और उन्होंने वजारत की उस दिन कुर्बानी दी थी, जिला लिया था। और बड़ी कुर्बानियां उन्होंने की हुई हैं। ये बात नहीं कि वो सियासत में रहे तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर कोई बंदा इस तरह हो कि सियासत में जिसने कुछ भी नहीं किया, वो इक़्तिदार में कभी नहीं आता, उसको लोग वोट कभी नहीं देते। और मैं ये बिल्कुल इलेक्शन सबके लिए हाजिर है, इलेक्शन लड़े। सियासी पार्टियां सारी अपनी जमात है, हम अपनी जमात की इंशाल्लाह हैं और अपनी जमात से इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं सिर्फ आज़ाद कश्मीर में, सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं कहता कि यहाँ से इलेक्शन जीतेंगे। मैं कहता हूँ कि पूरे आज़ाद कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून दोबारा गवर्नमेंट बनाएगी। इसके ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंटर डिस्ट्रिक्ट एक रोड नहीं, हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट जितनी रोडें आज़ाद कश्मीर में, आप ख्वाब कोटे तक चले जाएं, रोडें सारी बनी हुई हैं। ख्वाब नीलम तक चली जाएं, रोडें सारी बनी हुई हैं। नकियाल तक चली जाएं, रोडें सारी बनी हुई हैं। और वो इतनी अच्छी रोडें बनी हुई हैं कि मैं समझता हूँ कि हमारी किस्म का वहाँ पे काम हुआ होगा। पे जीतेंगे दोबारा, ठीक है। मैं एग्री करता हूँ आपसे कि आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, तो आप जीतेंगे। लेकिन ये सारे पैनलिस्ट एग्री नहीं करते आपसे। दूसरी बात, ये आपके पास आखिरी दफा जब मैं आऊंगा तो ये सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। आखिरी चूंकि जो आखिरी टेन्योर होगा उसमें ये आपसे पूछूंगा कि तकसीम कश्मीर की अगर बात की जा रही है तो तकसीम कश्मीर पे आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? और दूसरी बात यह कि बल्दियाती इलेक्शन आप पूरे 5 साल में नहीं करवा सके, जो सबसे बड़ा इशू था। आज आपके जो MLAs हैं उनको बल्दियाती नुमाइंदगियों का काम करना पड़ रहा है, लेकिन आप बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा पाए। ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी है ना। इस नाकामी की बुनियाद पे क्या लोग आपको दोबारा किस बुनियाद पे वोट देंगे? क्या आप बल्दियाती इलेक्शन दोबारा जीत के दोबारा बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे? ये छोड़ के आपके पास जा रहा हूँ सजाद अफजल साहब, आपके पास आ जाता हूँ। सजाद भाई, जिस तरह महसूद अंजम साहब ने बड़ी डिटेल से पेश किया कि हमने इतने काम किए, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है। मंग के हॉस्पिटल को इन्होंने गिना है, उसके बाद पलांद्री के हॉस्पिटल को गिना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी को इन्होंने कहा, स्टेडियम को गिना इन्होंने, बाकी बहुत सारे इश्यूज इन्होंने गिने कि इन्होंने इतने काम किए हुए। लेकिन क्या कहते हैं आप, अगर इतने काम किए हुए हैं तो क्या ये दोबारा इसी कारकर्दगी की बुनियाद पे जीतेंगे? हालांकि इन्होंने जो बल्दियाती इलेक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो नहीं किया। बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए थे। आज डॉक्टर नजीब नकी साहब को किसी वार्ड में जाने की जरूरत नहीं थी, वार्ड के अपने नुमाइंदे होते, काउंसलर होता, यूनियन काउंसिल का होता, लेकिन आज इनको खुद जाना पड़ता है, खुद जाके ये काम करने पड़ते हैं। तो इस इश्यू पे क्या ये दोबारा अगर मुंतखब हो जाते हैं वहां से, तो क्या दोबारा इनको बल्दियाती इलेक्शन करवाने होंगे? क्या करेंगे? ये पहले 5 साल में नहीं करवा सके। 30 साल की कारकर्दगी इन्होंने पेश की। 30 साल की कारकर्दगी से मेरे पूरे पैनलिस्ट मुतमईन नहीं है। आप क्या कहते हैं? शाह साहब, गुजारिश ये है कि मैं एक इस हल्के के बिल्कुल कोने में एक बहुत पसमानदा एरिया में एक बड़े गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ और समाजी हैसियत के एतबार से बड़ा छोटा आदमी हूँ। लेकिन एक बात दावे से ये मैं कह रहा हूँ कि मैं बहरहाल 30 साल से पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये जिन कामों के हवाले से मसूद साहब ने बात की है उसमें कुछ काम हुए हैं। ये कोई बात नहीं है कि कामों को टोटल जो है वो डिसएग्री कर दिया जाए कि वो काम नहीं हुआ है। जैसे अतीक भाई ने कहा कि ये वो काम है जो 30-35 साल से डॉक्टर साहब इक़्तिदार में है, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना ही होता है ना। ये कोई कमाल तो नहीं किया उन्होंने। सवाल ये है कि ये जो छोटे मोटे काम हो रहे हैं जिनका ये हवाला दे रहे हैं, ये कौन सा एहसान है? ये तो लोगों का अपने पैसे हैं, लोगों के अपने टैक्सीज हैं,
लोग 100% टैक्स देते हैं, उसमें से अगर 20% के रिटर्न कर दिया जाता है तो ये कोई एहसान नहीं होता। ये कारकर्दगी नहीं होती कि लोगों के पैसे लोगों पे थोड़े बहुत लगा के उसको एहसान कहा जाए। सवाल ये पैदा होता है, मैं कहता हूँ सर दुरुस्त सवाल कायम करें। शायद भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पूछें कि हल्के के एमएलए ने कानून साज असेंबली में इस खित्ते के लोगों के लिए रोजगार की सहूलतें फराहम करने के बारे में कितनी कानून साजी करवाई है, क्या प्रोजेक्ट लगवाए जिनके साथ लोगों का रोजगार वाबस्ता है। आजाद कश्मीर के 15 से 20 लाख लोग बैरूनी दुनिया में अपनी मेहनत बेच रहे हैं, लोगों को यहाँ जनाब रोजगार नहीं है। हॉस्पिटल बन रहे हैं, मंग का हॉस्पिटल इन्होंने हवाला दिया, हॉस्पिटल रावलाकोट में इससे बड़ा है, कलंदरी में हॉस्पिटल मौजूद है, सारे लोग प्राइवेट इलाज करवाते हैं। 10% आबादी को यहाँ के हॉस्पिटल जो फैसिलिटेट नहीं कर रहे, अद्वियात मौजूद नहीं है, डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, मशीनरी मौजूद नहीं है। बिल्डिंग बन जाएगी, यकीनन कारकर्दगी तो सामने आ जाएगी कि बिल्डिंग बन गई है। सरकारी तालीमी इदारे तबाह हाल हैं, लोग प्राइवेट सेक्टर में तालीम दिलवा रहे हैं। मेरी अपनी यूसी में मैं आपको गिनवा के बता रहा हूँ कि डॉक्टर नजीब नकी साहब से ज्यादा लोगों ने वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बना के यहाँ काम किया है। लोगों ने जेब से पैसे खर्च करके रोडें ज्यादा बनवाई हैं, डॉक्टर नजीब नकी ने कम रोडें बनवाई हैं यहाँ। अब लोग रोड्स भी खुद बनाना शुरू हो गए हैं। तो कौन सा कमाल कर दिया डॉक्टर नजीब नकी साहब ने, अगर कोई 4 पैसे लगा के उन्होंने काम जो वो लोगों के पैसे रिटर्न किए। दूसरी बात यह है कि ये जो रियासत जम्मू कश्मीर के कौमी सवाल पे मैं कहता हूँ मुजफ्फराबाद की असेंबली का जहाज ही बाकी कोई नहीं है सर। जब फैसला हो गया कि उस तरफ तुम और इस तरफ हम, तो मुजफ्फराबाद की असेंबली क्या कर रही है बैठ के। ये कहना जो हमारी नबीला बहन जी ने कहा कि यूएन की करारदादों के मुताबिक जो है वो मसला हल होना चाहिए, ये वो जुमले हैं जो हम 73-74 साल से सुनते आ रहे हैं। कौन यूएन की करारदादों पे अमल करवाएगा? दुनिया में कैसे इसको पुट अप किया जाएगा इस केस को? दुनिया कैसे आपकी बात सुनेगी? मतलब ये सारे वो लोग हैं जिनके पास ना तो रियासत का कोई कौमी बयानिया है, ना लोकल लोगों के रोजगार, सेहत और तालीम के मसाइल का हल का कोई वो है। आपने एक बात शुरू में मुझे कही थी जो सवाल छोड़ के गए थे कि आप ये कहना चाहते हैं कि इसका मतलब है कि डॉक्टर नजीब नकी साहब या मौलाना सैयद यूसुफ साहब इनमें इंसानी हमदर्दी नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं ये कहा, इंसानी हमदर्दी मौजूद होगी। और मैं बड़ा एहतराम करता हूँ अपने सारे दोस्तों का जो इस पैनल में मौजूद हैं या जो पैनल में मौजूद नहीं है। इंसानी हमदर्दी के जो तकाजे हमारे ताल्लुक रिश्ते भी हैं, बहुत लोगों से सबसे वास्ता है। ये मसला नहीं है, पॉलिटिकल विजन की बात कर रहा हूँ मैं। जिस पॉलिटिकल विजन को लेके लोग यहाँ असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो बहुत लो लेवल का विजन है। इस विजन से कौमें नहीं चलती, कौमों के मसाइल नहीं हल होते। ये बल्दियात के लेवल के इश्यूज हैं जितने ज़ेर बहस हैं। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर को बेस कैंप बनाया गया था कि यहाँ जिद्दोजहद आज़ादी के हवाले से रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी वहदत के ऊपर काम किया जाएगा। उस पर कोई काम नहीं हुआ यहाँ, और अब ये मसला अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। हम तो इस इलेक्शन में सर इसलिए जा रहे हैं कि ये इलेक्शन बकौल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के, वो कहते हैं मैं आखिरी वज़ीर-ए-आज़म हूँ। इस इलेक्शन के बाद इन्होंने इसी तरह की को सो कॉल्ड असेंबली बनवा के यहाँ से करारदाद लानी है, जैसे जीबी की असेंबली से इन्होंने लाई है। तो हम पब्लिक को तैयार कर रहे हैं। कौमी आज़ादी की जंगें अवामी ताकत से लड़ी जाती हैं। कौमी आज़ादी की जंगें किसी यूएन की करारदादों की मोहताज नहीं होती। दुनिया भर की कौमी आज़ादी की तरीके इस पे गवाह हैं कि कौमें आज़ाद हुई हैं अपनी जिद्दोजहद आज़ादी के साथ, अपनी कौमी जिद्दोजहद के साथ। तो मैं तो कहता हूँ कि ये सारे वो लोग हैं, ये पाकिस्तान की फ्रेंचाइजीज पार्टियां हैं जितनी ये जो पार्टियां हैं। ठीक है, बात की है नबीला जी ने और असद भाई ने, ये तो यकीनन एक मकामी जमात में मुझे वजाहत को करने की जरूरत नहीं है। ये असद भाई को खुद वजाहत करनी चाहिए थी कि जमीयत उलमा इस्लाम आज़ाद कश्मीर का बहरहाल अपना एक मैनिफेस्टो है, जिस तरह जमात इस्लामी का अपना एक मैनिफेस्टो है। ये को पाकिस्तान का एक अखलाकी ताल्लुक तो जमात इस्लामी का भी है, जमीयत उलमा इस्लाम का भी है, लेकिन बहरहाल ये इंडिपेंडेंट पार्टीज आज़ाद कश्मीर में एक्सरसाइज कर रही है, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी नबीला बाजी जो है वो कर रही है। तो मतलब बाकी तो इन पार्टियों के फैसले पाकिस्तान में होते हैं, और मेरे नजदीक पाकिस्तान भी उसी तरह कब्जा किया हुआ है आज तक भी, और इसके बाद भी जैसे हिंदुस्तान ने किया तो बराबर है। क्यों खुल के बात नहीं करते लोगों के साथ? अपने लोगों को मिसगाइड करते रहे हम 74 साल से। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर पॉलिसी से आप मुतमईन हो तो आप क्यों नहीं इसी पार्टी के टिकट से इलेक्शन पार्टिसिपेट करते? नहीं, मुतमईन नहीं हूँ मैं, बिल्कुल कतन मुतमईन नहीं हूँ, नुक्ता नजर से भी मुतमईन नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि एक लोकल पार्टी है बहरहाल यहाँ की, उनके साथ बैठ के बात
हो सकती है वो उसका फैसला यहाँ हो सकता है। ये लोग यहाँ बैठ के डिबेट करके अपने तय फैसला कर सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की फ्रेंचाइजीज यहाँ मौजूद है उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। आप देखें ना, अभी बने हुए हैं ना ये जो पार्लियामानी बोर्ड बने पार्टियों के, आजाद कश्मीर के 1-2 लोग उस पार्लियामानी बोर्ड में, और उसमें जो 80% लोग पाकिस्तान के बैठे हुए हैं और ये वहां के फैसलों के पाबंद हैं बेचारे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मजबूर है, बेबस लोग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं नुक्ता नजर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ जमीयत उलमा इस्लाम के नुक्ता नजर से भी, डेमोक्रेटिक पार्टी के नुक्ता नजर से भी, जमात इस्लामी के नुक्ता नजर से भी। लेकिन बहरहाल ये यहाँ की मकामी पार्टियां और यहाँ इनके साथ बैठ के नेगोशिएशन करके यहाँ फैसले किए जा सकते हैं। जिनके फैसले ही लाड़काना में होते हैं, जिनके फैसले ही रायवेंड में होते हैं या बड़ी गाला में होते हैं, उन दोस्तों के साथ बैठ के हम यहाँ क्या बात करेंगे? वो तो यहाँ कौमी मसले पे कोई अपना स्टांस नहीं क्लियर कर सकेंगे, उनकी तो पॉलिसी सारी वहां से आती है। तो इसलिए हम सर पब्लिक में एक शऊर बेदार करके अवाम को एक लड़ाई के लिए तैयार करना चाहते हैं। बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है, 47 से ज्यादा मुश्किल वक्त आ रहा है। हमें सफाई हस्ती से मिटाए जाने की पॉलिसी बनाई जा रही है। और आखिरी बात की मैं बात लंबी को आखिरी बात सर, सॉरी, आजाद कश्मीर के मेंबरान असेंबली की ये जिम्मेदारी है सर कि यहाँ के जो हाइड्रल प्रोजेक्ट हैं, यहाँ की जो जड़ी बूटियां हैं, यहाँ की जो मादनियात हैं, यहाँ का जो फॉरेन रिजर्व है, उसको आजाद कश्मीर की हुकूमत की मिल्कियत में लाने की जद्दोजहद करें, उसके ऊपर काम करें। ये काम है अपनी कौमी आमदन बढ़ाने का। ये कोई काम नहीं है कि ये स्कीम इधर से इधर कर दी और उधर से इधर कर दी। ये कोई काम नहीं है असेंबली का, ये लोकल लोगों के काम होते हैं। यहाँ कौमी प्रोडक्शन बढ़ाना, कौमी आमदनी बढ़ाना, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना, लोगों को रोजगार देना, उनको बुनियादी सहूलतें देना, ये असेंबली की जिम्मेदारी है। इस पे असेंबली को काम करना चाहिए। लोगों को प्राइमरी दर्जे में इन्होंने लगा दिया और लोगों को आगे का सोचने पे इन्होंने जो बिल्कुल मजबूर कर दिया कि लोग इससे आगे सोच ही नहीं रहे। ये हमारी जिद्दोजहद है। 30 सेकंड्स के लिए दोबारा आपका सुनूंगा, लेकिन बाद में जुल्फार भाई के पास जाता हूँ। जुल्फार भाई, जिस तरह आप अपोजिशन में नहीं है बल्कि हुकूमती जमात के साथ मिलकर बैठे हुए हैं, 2 सीटें भी आपके पास हैं, आपको हुकूमती जमात ने भी दी, उसके बावजूद आप भी कुछ नहीं कर पाए। तो इसके बावजूद दोबारा आप समझते हैं कि इस हल्के में या पूरे आज़ाद कश्मीर में जमात इस्लामी कोई 1 या 2 या 4 या 6 8 सीटें ले सकती है? देखिए शाहिद भाई, जो हम हुकूमत में शामिल हैं तो हुकूमत में जो बेहतर जो काम हुए हैं उसमें यकीनन हमारा हिस्सा शामिल है। आज़ाद कश्मीर में NTS का क़याम, उसमें अब्दुल तराबी साहब का बहुत अहम रोल मौजूद है। जी जी जी, जमात इस्लामी का मतलब एक अहम रोल शामिल। नून लीग जो इसको गिनवा रही है, इसका मतलब आज के बाद नून लीग से पूछा जाए कि उन्होंने ये नहीं किया, चलो ठीक है NTS हो गया आपका काम। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर ये बात शामिल है। और इसमें जो है ना वो अब्दुल तराबी साहब का एक आम हिस्सा इसके अंदर शामिल है। और फिर 13वीं आईनी तरमीम जो हुई है शरीयत अपीलेट बेंच के हवाले से जो वहाँ पे जो काम हुआ है उसमें हमारी जो है ना कारकर्दगी असेंबली फ्लोर के ऊपर मौजूद है। फिर तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से वहाँ पे अब्दुल तराबी साहब ने जो करारदादें और जो काम किया है और उसके ऊपर हमारा जो है ना वो सारा काम शामिल है। जैसे तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, मौका दें। नहीं, एक सेकंड, एक क्वेश्चन। आप तहरीक आज़ादी कश्मीर की बात कर रहे हैं कि आपने काम किया, जब आर्टिकल 370 रिवोक किया गया तो आपने कितने दफा एजिटेशंस किए, कितनी दफा आप पाकिस्तान के असेंबली के पास गए कि ये नहीं होना चाहिए था, आप हमारी मदद करें, चूंकि जरा आप पाकिस्तान को अपना वकील समझते हैं, तो आप कितनी दफा उनके पास गए कि ये होना नहीं चाहिए था, आप इस पे हमारी मदद करें? जी मैं आप अर्ज कर रहा हूँ कि 370 के बाद जो वहाँ पे जो है ना वो 5 अगस्त के वाक़े के बाद आज़ाद कश्मीर जमात इस्लामी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई पहली मरतबा, और उसमें हुकूमत समेत आज़ाद कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वहाँ पे दावत दी गई। और एक सेशन नहीं, उसके 3 सेशन हुए। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म फारूक कादर साहब बैरूनी दौरे के ऊपर चले गए। और फिर वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है ना वो जनरल असेंबली में जा रहे हैं और वापसी के ऊपर हमको मुश्तरका जो है ना लाएमल तय करेंगे। मगर जब हमने देखा कि ये पार्टियां जो है ना इस तरह की कोई जो है ना वो एक्टिविटी नहीं कर रही हैं, तो हमने बतौर पार्टी पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों को मुनज़्ज़म करने के लिए हमने पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम किए। जफराबाद के अंदर प्रोग्राम किया, फिर रावलाकोट के अंदर प्रोग्राम किया, फिर कोटली के अंदर प्रोग्राम किया, और आखिरी जो हमारा प्रोग्राम था वो इस्लामाबाद के अंदर प्रोग्राम हुआ। उसमें पूरी कश्मीरी जो है ना वो काम को हमने वहाँ पे बुलाया, पाकिस्तानी काम को हमने वहाँ पे बुलाया। और हम बतौर पार्टी
हम तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। हमने पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो है ना वो जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर ने जो है ना वो इस्लामाबाद के अंदर जमा किया और उन्हें कश्मीर की जो सूरत हाल है उसके सामने उनके सामने सारी सूरत हाल रखी। और अब भी हम ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा जो इलेक्शन होने जा रहा है ये भी तरीके आज़ादी कश्मीर के हवाले से एक आम इलेक्शन है और हम समझते हैं कि तकसीम कश्मीर के हवाले से एक प्लान मौजूद है और उसके हवाले से जो है ना वो काम हो रहा है। जिस तरह गिलगित को जो है ना वो अबूरी सूबा बना दिया गया और जिस ठंडे दिल के साथ और ठंडे दिमाग के साथ मकबूजा कश्मीर के अंदर और हिंदुस्तान के उस इकदाम को जो है ना वो बर्दाश्त करके अब तजारत की बात हो रही है, अब मुख्तलिफ जो है ना वो जावियों से बात हो रही है। हम समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर मौजूदा जो इलेक्शन है ये इलेक्शन आम इलेक्शन है और उन लोगों को असेंबली के अंदर जाना चाहिए जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के हकीकी वारिस है। क्योंकि सुनौती मैं समझता हूँ ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का जो है ना बेस कैंप नहीं, यहाँ तहरीक आज़ादी कश्मीर शुरू हुई है 1832 हो 1947 हो और ये आज़ादी का पासमा सुनौती है और इसमें तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से यहाँ से तहरीक उठी है। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर डॉक्टर नजीब नकी साहब, मोहतरम मसूद साहब, मुझे एक बयान डॉक्टर नजीब नकी साहब का इस पूरे दौरान दिखा दें जिन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से कोई सेमिनार किया हो, कोई कश्मीरी क़यादत को बुलाया हो, क्योंकि वो आज़ादी के उस बेस कैंप के अंदर रहने वाले वो फर्द हैं और तहरीक आज़ादी कश्मीर जहाँ से चली है उनके आबो अजदाद ने तहरीक आज़ादी के अंदर अपना लहू शामिल किया है। इस सब कुछ के बावजूद आज भी डॉक्टर नजीब नकी जहाँ पे भी जाते हैं वो टूटे खंभे और पाइप की बात करते हैं, वो सड़क के टोटे की बात करते हैं, वो यहाँ पे छोटे मोटे जो है ना वो मनसूबे की बात करते हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर का जो है ना वो उनका मौजू ही नहीं है। जिस तरह से जाद अफजल साहब ने कहा कि हमारी जो लीडरशिप है और जो कानून साज असेंबली के अंदर जो लोग जा रहे हैं उन्होंने इस अवाम के साथ जो खिलवाड़ किया है, यहाँ पे जो अवाम को जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, जो काम उनका करने का था वो काम वो कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे नौजवान बेरोजगार हैं। अब प्रोग्राम के हिस्से आखिरी हिस्से में प्रोग्राम हमारा लंबा हो गया बहुत, आखिरी हिस्से में आपके पास 1 मिनट के लिए फिर आऊंगा। मोहतरमा आपसे स्टार्ट करूंगा आखिरी हिस्सा प्रोग्राम का, बहुत मुख्तसर, चूंकि आपके पास एक क्वेश्चन छोड़ के गया हूँ तो उसके अलावा अगर आपने कुछ कहना है तो वो भी कह सकती हैं आप। चूंकि प्रोग्राम हमारा काफी लंबा हो गया है तो मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स भी थक गए होंगे, आप भी थक गए होंगे, रात भी मेरा ख्याल आपके पास काफी हो गई है। तो इस वजह से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुख्तसर आपके पास एक क्वेश्चन छोड़ के गया था तो उसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहती हैं वो भी कह सकती हैं प्लीज। अनम्यूट कर दें अपना माइक प्लीज। आपने जी बोले प्लीज। जी आपने कहा था कि कितने हल्कों से हम इलेक्शन में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारा पार्लिमानी बोर्ड जो है वो इसी हफ्ते के दौरान जो है वो बैठ रहा है और तमाम हल्कों से हम पूरे आज़ाद कश्मीर से और रेफ्यूजी से दरख्वास्तें जो है वो तलब करेंगे। उसके बाद हमारा जो जमात का फैसला तो यही है कि हम पूरे आज़ाद कश्मीर से और महाजरीन मुकीम जम्मू कश्मीर से इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन चूँकि मेरी जमात नहीं है और ये अब नेक्स्ट वीक में हम सारी सूरत हाल क्लियर करके आपके सामने रखेंगे। तो दूसरी बात ये है कि बाकी सारी सूरत हाल आपके सामने, यहाँ तमाम लोग मेरे लिए काबिल एहतराम है। सियासी इख्तलाफ सबके साथ हो सकता है लेकिन हमें सबका नुक्ता नज़र का मैं एहतराम करती हूँ, सबके लिए रिस्पेक्ट है। डॉक्टर साहब के लिए मसूद साहब ज़्यादा जज्बाती हुए लेकिन 30 साल की कारकर्दगी जो है उन्होंने आपके सामने रखी और हमने बजा तौर के ऊपर हमारे जो रिजर्वेशन हैं, हमारे जो एतराज़ात हैं हम हक समझते हैं। और उन्होंने कहा कि घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है, तो उन्होंने ये कहा कि हम पूरे आज़ाद कश्मीर से इलेक्शन जीतेंगे अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे। तो मैं आपको यहाँ आज ये कहना चाहूँगी कि अगर आप जीत गए तो चले, हम कहेंगे आप कारकर्दगी की बुनियाद पे जीते, लेकिन अगर आप हार गए तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये मत कहिएगा कि धांधली हो गई। और दूसरी बात ये है कि तमाम मौलाना साहब की नुमाइंदगी चूँकि इंजीनियर असद साहब कर रहे हैं तो मैं उनसे ये कहूँगी कि मैंने पहले जब बात की थी तो आखिर में यही कहा था कि अगर वो अपनी डिसएसोसिएशन करते हैं, उन्होंने कहीं प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया हो, उन्होंने किसी जगह पे
प्रोटेस्ट नहीं रिकॉर्ड किया, बल्कि जब 370 आर्टिकल रिमूव हुआ तो मौलाना साहब को, मुझे यहाँ मौलाना फजल रहमान साहब के जो धरना था वो अपना उनका सियासी तौर के ऊपर जो हुकूमत के खिलाफ, तो वो उस धरने में शरीक थे। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें उससे तकलीफ होती है, क्योंकि हम सियासत के तालिब इल्म हैं, और जो सियासत के तकाजे हैं वो अपनी जगह, जो इक़्तिदार के तकाजे हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो हमारी तहरीक आज़ादी कश्मीर के तकाजे हैं वो उसके ऊपर हमारी हर चीज़ कुर्बान है, और उसके ऊपर हम किसी तरह की कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, चाहे हमें कितना बड़ा इक़्तिदार छोड़ना पड़े, चाहे हमें कितनी बड़े मनासिब की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे हमें उसके लिए जान और माल की कुर्बानी देनी पड़े, तो कोई बात नहीं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो बेटियां हैं, जो माएँ हैं, वो अपनी इज्जत की कुर्बानी दे रही हैं। तो इसकी लाज हम सबको रखनी है, और मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर इंशाल्लाह आपके साथ बात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मौलाना इंजीनियर असद साहब, आपके पास आ जी बिल्कुल जी। एक तो आपका क्वेश्चन ये था कि अगर इंशाल्लाह मौलाना सईद यूसुफ खान साहब अगर जीतते हैं तो उसके बाद उनकी प्रायोरिटीज क्या होंगी। एक तो मैं मैडम के सवाल का जवाब दे दूं। ये बार बार मुझे मतलब एसोसिएट कर रही है जमीयत उलमा इस्लाम आज़ाद कश्मीर को जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान पाकिस्तान के साथ। तो मैं मैडम को फिर कहूँगा, मैडम JUI जो फजल रहमान ग्रुप था वो लास्ट इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून के साथ उनका इताअत था, और हम यहाँ मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन मेरी बहन उस वक्त भी पता नहीं क्यों हमारे साथ नहीं आई, क्योंकि हमने तो डिसएसोसिएट किया हुआ था अपने आप को। तो बहन, हम जिहाद कश्मीर में भी आप मान चुकी हैं कि हम उसमें थे, तो फिर आप कहती हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ उसको उसके साथ लाई हैं। तो प्लीज थोड़ा सा रहम करें। मतलब मेरे दलाइल बड़े खुले खुले हैं। आपके आबा व अजदाद हमारे वालिद मोहतरम के हाथ पे बैत कर रहे हैं जिहाद की, और वो जिहाद सब ने किया, तो इसकी तो सब गवाही देंगे। तो फिर हम कैसे हिंदुस्तान के मतलब खैर खा हो गए। ये खुदारा इतना बोतान ना लगाया करें। और दूसरी बात वही बात है सर, किरदार जो है ना अदा किया जाता है वो नेकी अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, तो उसने खुल के आना होता है, ये पूरी दुनिया जानती है। मौलाना सईद यूसुफ खान साहब ने हर फोरम पे मसला कश्मीर का जो है ना वो रेज किया। मैं इवन मुझे याद है आज़ा खेल में जब इमाम काबा तशरीफ लाए, तो ये आप लोगों के लिए एजाज की बात है कि पूरे पाकिस्तान में उलमा इकराम बहुत जय्यद उलमा इकराम भी हैं, लेकिन उनकी तर्जुमानी इमाम काबा के लिए मौलाना सईद यूसुफ खान साहब को चुना गया। ये इस रियासत के लिए, ये हमारे कबीले इलाके और हमारे मुल्क के लिए मेरा ख्याल है बहुत इज्जत की बात थी। और वहाँ पे भी मसला कश्मीर को रेज किया गया। इवन धरना में जो आप कह रही हैं मैडम 370 की रिवोक होने के ऊपर भी हजारों दफा ये बात हुई है। अब मैं उस पर बार बार नहीं जाऊंगा। कश्मीर कमेटी के ऊपर भी तनकीद होती थी मैडम, तो वो अभी कश्मीर कमेटी क्या कर रही है ये प्लीज आप कभी मुझे बता भी देंगे कि कश्मीर कमेटी ने आजकल क्या किया। तो प्लीज एक थोड़ा सा वुसअत नजरी कहूंगी कि देखिए, आपने कहा कि हमने डिसएसोसिएट करके आजाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ा, और फिर उसी नून लीग, फिर पीपल्स पार्टी और फिर JUI के साथ। मैडम मैं आप देखिए, आप एडवोकेट हैं, मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पाकिस्तान को आजाद, मैं कहता हूं आजाद कश्मीर JUI अलग है, वो अभी भी नून लीग के खिलाफ ही डॉक्टर नजीब साहब मुस्लिम लीग नून में उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं यही अर्ज कर रही हूँ भाई, मेरा यही कहना है कि फिर धरने में आप क्यों शरीक हुए? आप नून लीग के साथ फिर क्यों शरीक हुए? मैडम नून लीग के खिलाफ, नून लीग के साथ नहीं शरीक हुए मैडम। देखिए क्यों शरीक हुए, मैं आपको बता रहा हूँ। फोरम है अज़ा खेल में इसलिए शरीक हुए कि वहां पे दुनिया लाखों लोग आए थे, और वहां पे आप मसला कश्मीर बयान करें और उन लोगों को कहें, उन लोगों को बताएं। यही बात कह रहा हूँ ना कि वो फोरम्स अवेलेबल होते हैं जहां आप बात कर सकते हैं। ये एसोसिएशन नहीं है। ये तो आपको उन्होंने झांसा दिया, जबकि यहाँ भी आनिया ये था कि हुकूमत के खिलाफ है। मैडम मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को यहाँ नहीं रखूंगा प्लीज। जो सर मैं शॉर्टली आपके 3 जवाब दूंगा। जो आपने कहा कि अगर मौलाना सईद यूसुफ खान साहब जीते हैं तो वो क्या करें। प्रायोरिटी नंबर 1, सबसे प्रायोरिटी लोगों को आजाद करेंगे माफिया से। सिंपली ये सब माफियाज के अंदर हैं, आजाद कर दो लोगों को, खुदारा लोगों को। नहीं तो कोई किसी नबीला क्या नाम है अपनी मैडम को कोई नहीं कहेगा कि जनाब आपको कोई किसी एडजस्टमेंट नहीं हुई। तो ये माफियाज हैं सर, सब लोग उस माफियाज के अंडर हैं। मुझे हैरानगी हुई, मैं ये बार बार कहता हूं, मुझे शिद्दत से एहसास में लास्ट इलेक्शन कैंपेन में था, ये सारे मुझे सेकंड करेंगे, जुल्फिकार भाई आप भी, जिस तरह का टीचर्स का रोल सर इलेक्शन जो उसकी लिस्टें बनाने में रहा, खुदारा मुझे शर्म आई कि यार ये क्या हो गया।
उस्ताद तो उस्ताद होता है, वो इससे मुबर्रा होता है कि कौन किसके साथ क्या है। आप बिल्कुल यार लिस्टें बनाते हुए इलाके में आप पैसे ले रहे हो, लोगों का नाम, दूसरे बंदे का नाम शामिल नहीं करते, खुदा इस माफिया से आजाद करेंगे सर, मेरिट को बुनियाद बनाएंगे सर, मेरिट को। ठीक है, और दूसरी बात, असद भाई एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, चूंकि मैंने व्यूअर्स को सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज में ही बता दिया था कि मौलाना सईद यूसुफ साहब अपनी जाती मसरूफियात जो उनकी अभी मसरूफियात हुई हैं उसकी बायस वो 20 मिनट पहले उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं शिरकत नहीं कर सकूंगा, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि असद भाई क्यों आए हैं, मौलाना साहब खुद नहीं आए, तो प्लीज आप दोबारा उनको बता दें। बिल्कुल, मैं वो बेसिकली पंथल में एक नेटवर्क नहीं चलता सर, और क्योंकि आपसे कमिटमेंट हो चुकी थी, और मैं भी आपको बताऊं मैं एक जगह पे था, उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे उन्होंने हुक्म दिया, मैंने मौलाना अब्दुल रशीद साहब के लिए कहा जो हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट हैं सुदनूती के, लेकिन उनके पास भी इंटरनेट नहीं था, तो दैट्स वाई मैं आया हूँ सर। मैं माजरत चाहता हूँ अगर किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन बहरहाल मुझे हुक्म हुआ था इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ, और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने मौका दिया। सईद यूसुफ साहब जीत जाएं तो जो तकसीम कश्मीर की अगर साजिश हो रही है तो उस पर उनका स्टांस क्या होगा? आखिरी क्वेश्चन सर जी, वो जीत जाए या हार जाए, तकसीम कश्मीर की किसी साजिश में हम जो है ना वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इस जीत और हार की एक सेकेंडरी चीज है सर, मौकफ होता है, उसके ऊपर हम हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमें कोई ओहदा मिलता है, कोई जो असेंबली की सीट मिलती है। हम लोग अपने आबा अजदाद की उस जो लेगेसी है उसको लेके चलते हैं, और हम उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा के रखेंगे। नहीं तो मैं मसूद साहब इसको सेकंड करेंगे, लास्ट ईयर जब लास्ट इलेक्शन था सर, मैडम नबीला आप देखिएगा कि लास्ट इलेक्शन में धरना हो रहा था, पूरा जो है वो पीटीआई जो है उसने गर्दन पे पांव रखा हुआ था मियां साहब की, और आप समझ सकती हैं अगर मफादात की या किसी इस तरह की बात होती है तो हमारी नेगोशिएशन पावर भी ठीक है, और हम इतनी अच्छी पोजीशन पे थे, लेकिन हमने उसूल पे बात की, हम हमेशा उसूल पे बात करेंगे। तहरीक आज़ादी के लिए इस वक्त अगर पीटीआई की गवर्नमेंट अगर वो हर्डल क्रिएट कर रही है तो हम उसके लिए, ये जो आप कह रही है ना कि आप क्यों जाते हैं धरनों में, तो हम इसीलिए जाते हैं क्यों कि वो धरने इस इशू के खिलाफ हो रहे होते हैं। तो प्लीज हमें समझिए, हमारा जाती एजेंडा कोई नहीं है, हम आपके लिए सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा ना हो कि अगले इलेक्शन में मेरी बहन फिर कहे कि एक और गलती हो गई, तो प्लीज इसको। असद भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं जुल्फकार साहब आपके पास आ जाता हूँ, आखिर में मसूद अंजम साहब आपके पास आऊंगा। जुल्फकार साहब आप 1 मिनट है आपके पास, क्या कहना चाहते हैं आप, प्लीज बोलिए। जी, मैं ये शाहिद भाई कहना चाहता हूँ तमाम दोस्तों से कि अभी जो जीबी को जो बुरी सुबह बनाया गया है, इसके हवाले से इन दोस्तों की पार्टियों जो तमाम सियासी पार्टियां हैं उनका क्या रद्दमल आया है। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त एक ही तवाना आवाज है, और वो डॉक्टर खालिद अहमद जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं, तकसीम कश्मीर के खिलाफ बात कर रहे हैं, और कश्मीर की वहादत के हवाले से बात कर रहे हैं, और उन्होंने इस जीबी के सूबे के हवाले से भी आज़ाद कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है ना वो खतूत भी लिखे, उनको कॉल भी की कि हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हों और हम कोई मुश्तरका लाएमल तय करें, मगर बावजूद वो लोग जो है ना वो उस हमारी उस प्रोग्राम में नहीं आ सके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त तहरीक आज़ादी कश्मीर जिस नाजुक मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है, ऐसे हालात के अंदर आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर उन लोगों को जाना चाहिए जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के हकीकी वारिस है और जिनका लहू कश्मीर की उस तहरीक के अंदर शामिल है, और ऐसे लोगों का जो है ना वो ताक़ब करना चाहिए। जो लोग जो है ना तहरीक आज़ादी कश्मीर के खिलाफ साजिश हो रही है, ख्वाह वो इस्लामाबाद के अंदर हो रही है या जफराबाद के अंदर हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, और आपके इस चैनल के वसात से पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों से मेरा जो है ना ये भरपूर मुतालबा पुरजोर अपील है उनसे कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के इस नाजुक मरहले के अंदर इस इलेक्शन के ऊपर गहरी नजर रखें और ऐसे लोगों का ताक़ब करें जो इस्लामाबाद की छतरी के साए तले आज़ाद कश्मीर के अवानी इक़्तिदार के ऊपर कब्जा जमाने जो है ना वो कर तोड़ रहे हैं, और अपनी सफों के अंदर इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करते हुए अपने आबा के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने तहरीक आज़ादी जिस तरह असद यूसुफ साहब ने कहा कि हम तहरीक आज़ादी कश्मीर के उसूली वारिस हैं, हम ही इसके मालिक के वारिस हैं, तो फिर आपको भी इनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये भी वारिस हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर के, तो आप इनको सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आखिर में मसूद अंजम एडवोकेट साहब आपके पास आ जाता हूँ, प्लीज अपना माइक ऑन म्यूट कर दें और उसके बाद ये बताएं
कि जिस तरह हमारे पैनलिस्ट ने सब ने बात की और जुल्फकार साहब ने स्पेशल एक बात की कि जो गलगित को अबूरी सूबा बनाया गया तो तब भी आपकी पार्टी नहीं बोली, और अब अगर आज़ाद कश्मीर को भी अबूरी सूबा बनाने की आपकी पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि अबूरी सूबा बनाया जाए, तो ये सारे इश्यूज पे आप तो बल्दियाती कामों में लगे रहे, आपके जो MLAs हैं वो बल्दियाती कामों में लगे रहे, तो कौन जाके वहां पे कानून साजी करेगा? कानून साजी कैसे करेंगे? आप तो जरा बोलते नहीं है, तो कैसे कानून साजी करेंगे आप? ये शायद मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी का कोई इस तरह का बयान है भी तकसीम कश्मीर के बारे में या पूरी सूबा बनाने के बारे में, किसी की अपनी जाती राय हो सकती है, वो पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, ना ही हमारी पार्टी की ये पॉलिसी है और ना ही हमारी पार्टी की ये पॉलिसी रही है। हमारी पार्टी की पॉलिसी जो मैं कहता हूँ कि मैंने जैसे कहा है कि राजा फारूक अदर साहब ने एक बड़े फोरम पे वहां पे जाके उन्होंने जो एक स्पीच की है, वहां कश्मीर का मौक़िफ़ मैं कहता हूँ तारीख में पहली दफा वो ऐसा हुआ है कि उन्होंने इतना सख्त मौक़िफ़ कश्मीर के बारे में लिया कि हम तकसीम में कश्मीर वो काबिल कबूल नहीं। और 15 के अंदर जलसे में उन्होंने कहा कि यहाँ से मैं कश्मीर बचाओ तहरीक का आगाज कर रहा हूँ। ये सब दोस्तों को पता है। वहां जो खान साहब की बरसी थी तो वहां राजा फारूक अदर साहब आए हुए थे, वहां डॉक्टर नजीब नकी वहां और मिनिस्टर हमारे काबीना के बैठे हुए थे, सबने इसकी मौक़िफ़ की तायद की। और ये किसी फर्द वाहिद की हमारे दोस्तों ने कहा जी कि डॉक्टर नजीब नकी साहब की कोई गवर्नमेंट में है, आप गवर्नमेंट में है, इसलिए एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बाहैसियत वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर राजा फारूक अदर साहब कितनी दफा गलगित गए? राजा फारूक अदर साहब अगर गलगित से यहाँ पे कोई नहीं है, ये तो ऐसी आने जाने वाली बात तो नहीं है कि वहां के टूर करके आते तो वो कहते कि वो भी रुसवा ना पड़ता, या वहां से यहाँ बंदा आ जाएगा गलगित से वज़ीर आला यहाँ कश्मीर में आ जाए तो हम कहें जी कि ये एक रुसवा नहीं बनेगा। अपनी पार्टी का एक मौक़िफ़ होता है, जो मौक़िफ़ किसी फोरम पे बंदा बयान कर सकता है, वो किसी स्टेज से बंदा बयान कर सकता है। महसूद अंजुम साहब, अबूरी सूबे को ऊपर मेरा इनसे सवाल ये है कि गलगित बल्तिस्तान के अंदर किस पार्टी की वहां पे तंजीम, आजाद कश्मीर की किस पार्टी की वहां पे तंजीम कायम है? मेरा इन तमाम दोस्तों से मेरा सवाल है कि जमात इस्लामी आजाद जम्मू कश्मीर के अलावा गलगित बल्तिस्तान के अंदर किस पार्टी की जो वहां पे तंजीम कायम है, जो वो उसको अपना अगर हिस्सा समझते हैं, तो वहां इनका नज़म क्यों नहीं कायम है? जी महसूद भाई बोले आप। जी मैं चूंकि देखें हमारे भाई जमाते हमारे पार्टनर है वो, और वो बिल्कुल वो सही फरमा रहे हैं। वो उन्होंने डॉक्टर साहब के बारे में, डॉक्टर खालिद साहब के बारे में बात की, उन्होंने तरावी साहब के बारे में बात की। उनका अपना मौक़िफ़ कश्मीर के बारे में आज से नहीं, शुरू से लेकर जमात इस्लामी का एक बहुत सख्त मौक़िफ़ रहा है, और वो कोई इस तरह की बात आज तक भी वो नहीं करते कि उसके कश्मीर के मौक़िफ़ की कौन किया, कश्मीर की हमायत से कोई इस तरह की बात आ रही हो। मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि इस दौरे हुकूमत में, 4 साल दौरे हुकूमत में, और हमारी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने जो कश्मीर का मौक़िफ़ एक दुनिया में जो उजागर किया है वो सबको पता है। तो मैं बार बार इस चीज को रिपीट करना मैं समझता हूँ कि वो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है, शायद साहब आपको पता है, जो हमारे जो लोग यहाँ बैठे हुए दोस्त अहबाब बैठे हुए, इन सबको पता है। और पार्टी और जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं, या पीटीआई गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में पीटीआई गवर्नमेंट है, वो 5 अगस्त 2019 की वो मैडम नवीला शाह साहब ने बात की थी, और वो क्यों उससे तीन चार हमारे जो एंकर पर्सन अमन मीर साहब ने नहीं कहा था कि उसके 3-4 दिन पहले जो इजलास इस्लामाबाद में हुआ, वो इजलास क्यों हुआ था? इसका मतलब ये था कि 5 अगस्त 2019 का हमारे जो इस्लामाबाद में लोग बैठे हुए हैं उनको कोई 1 महीना पहले पता था कि वहां ये होने वाला है। तो उन्होंने इसमें कोई उन्होंने हिस्सा नहीं डाला। और वहां अगर उसके बाद जो बातें हुई हैं वो सबको पता है, जो इमरान खान साहब ने बातें की, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बातें की, जो आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने बातें की, जो हमारे मिनिस्टर ने बातें की, वो तो डॉक्टर नजीब नकी के बारे में यहाँ एक राय कायम है कि उन्होंने कश्मीर के बारे में कोई इस तरह की बात नहीं। मैं उनके साथ होता हूँ, और वो अपनी स्पीच में, हर स्पीच में कश्मीरी भाइयों से अज़हार यकजहती करते हैं। हर अपनी स्पीच में वो कश्मीरी के हुकूक की बात करते हैं। वहां पे कभी कोई ऐसी बात नहीं, कभी इस तरह का नहीं हुआ कि उन्होंने कोई ऐसी बात ना की हो। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और खड़े रहें, और तकसीम में कश्मीर हमें नाकाबिल कबूल है, हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। और बिल्कुल कश्मीर बचाओ तहरीक का जो हमारे वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था, हम भी उनके साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला शायद भाई हम लेके चलेंगे। जितनी पार्टियां हैं, हमारे जितने भाई यहाँ बैठे हुए हैं जो कश्मीर बचाओ तहरीक में आना चाहते हैं, हम उनको साथ लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह वो दिन भी कश्मीर की इंशाल्लाह आजादी भी होगी। आखिरी एक क्वेश्चन है, 30 सेकंड्स में इसका जवाब दे दें कि राजा फारूक अदर साहब को 5 अगस्त का जो वाकई हुआ था, जो 370 रिवोक किया गया था, उससे पहले उनको इन्फॉर्म किया गया था इस बारे में कि हम रिवोक करने वाले हैं, इनको इन्फॉर्म किया गया था? जी वो उसके बारे में मैं नॉलेज नहीं, कि मुझे इतना जरूर पता है कि वो इनको इन्फॉर्म किया गया। तो ये बोले तो
अगर आगे से एक रिस्पांस को दूसरे तरीके से आया तो वो भी इंशाल्लाह बात निकल आएगी कि वो किसने वहां पे रोका, किसने क्या बात की, इंशाल्लाह ताला वो भी चंद से यहाँ पे आ जाएगी। और अगर को जो पहले था वो आज भी इंशाल्लाह शायद अगर ऐसी कोई बात है तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को रिजाइन करके लोगों को एतमाद में लेना चाहिए, आना चाहिए रोड के ऊपर। वो आते लोगों के पास, वो हमारे पास आते, वो हमें साथ लेके चलते, पूरी रियासत के लोगों को साथ लेके चलते। ये तो आप सियासी बातें ना करें, मसला कश्मीर के ऊपर सियासत नहीं करें प्लीज। हमने कभी इस तरह की बात नहीं की, ना मसला कश्मीर पे सियासत। देखिए मोदी को मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन साहब मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी पोती की नवासी की साल उसमें शादी में बुलाया, उस वक्त जब 40 नौजवान मकबूजा कश्मीर में शहीद हुए। आपने मैंगो डिप्लोमेसी की, आपने साड़ियों की डिप्लोमेसी की, आर्टिकल 370 रिमूव हुआ, आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। आज आप कह रहे हैं आपको पहले से पता था, तो आप क्यों उस हुकूमत का हिस्सा है? आप क्यों नहीं लोगों को, आपने क्यों नहीं बाहर आके लोगों से बात की, लोगों को क्यों नहीं तैयार किया? आपने तकरीर की, आप कह तकरीर की है, एमएलए साहब तकरीर करते हैं और कश्मीर की बात करते हैं, कैसे हो सकता है? लोगों को जो है ना इस्तेमाल में लेना चाहिए था, आवाज को इस्तेमाल में लेना चाहिए था और लोगों के सामने ये बात लानी चाहिए थी कि हुकूमत जमात इस्लामी के भाई मुख्तार साहब ने कहा कि जमात इस्लामी क्यों असेंबली का हिस्सा है, क्यों नहीं बाहर आती? अवेयरनेस फैलानी चाहिए थी और लोगों को मुनज़्ज़म करना चाहिए था, ताकि लोग इस साजिश का डट कर मुकाबला करते, अपने इक़्तिदार की कुर्बानी वो बेशक देते, मगर वो कश्मीरी लोगों को हीरो बन सकते थे अगर उन्होंने अपने इक़्तिदार की खातर उस बहुत शुक्रिया मोहतरमा नबीला अरशाद साहिबा, आप मेरे साथ प्रोग्राम में आई और आपने अपने हल्के की नुमाइंदगी की। इंजीनियर असद यूसुफ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में आए। सरदार जुल्फ़िकार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में आए। महसूद अंजम एडवोकेट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में आए। अतीक सखावत एडवोकेट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ थे। सजाद अफजल साहब, आप भी मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ थे। आप सारे अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको इलेक्शन में बेस्ट ऑफ लक। आप सारे इलेक्शन पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक आप सबको और बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे अहबाब को प्रोग्राम में आने का। ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो हम LA 23 सुदनोती 1 पे हम कर रहे थे कि LA 23 सुदनोती 1 में इस वक्त पोजीशन क्या है। तो पोजीशन हम हमारे पास हुकूमती नुमाइंदे भी मौजूद थे और उसके बाद अपोजिशन से भी हमारे पास सारी पार्टीज़ की नुमाइंदगी थी और सारी पार्टीज़ की मुश्तरका तौर पे गुफ्तगू भी आपने सुनी कि सारी पार्टीज़ क्या करना चाहती हैं। लेकिन जो इश्यूज़ डिस्कस हुए वो ज़्यादा इश्यूज़ बल्दियाती इश्यूज़ डिस्कस हुए, रोड का इशू डिस्कस हुआ, खंबा डिस्कस हुआ, टूटी डिस्कस हुई। सारे बल्दियाती इलेक्शंस ना होने की वजह से जो हमारे मेंबरान असम्बली हैं जिनको कानून साजी करनी चाहिए वो कानून साजी के बजाय हमारे बल्दियाती कामों में मसरूफ़ है। तो इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में ज़्यादातर जो इश्यूज़ डिस्कस हुए वो बल्दियाती इश्यूज़ डिस्कस हुए। हालांकि ये बल्दियाती इश्यूज़ आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होना चाहिए थे। इसके लिए मैं आपसे पेश की माजरत करता हूँ कि चूँकि इश्यूज ये थे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर इन 5 सालों में बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा सकी, जिसकी वजह से हमें जिस हल्के में भी हम जाते हैं वहाँ पे जाके बल्दियाती इश्यूज को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास हल कोई नहीं होता। क्योंकि आवाम के जो बुनियादी इश्यूज होते हैं वो बल्दियाती इश्यूज होते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। दूसरी बात ये कि जो अपने हमारे पैनलिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी पार्टियों का अपना अपना उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो आपके सामने रखा। अब आपका फैसला है कि आप किसको किस तरह मुंतखब करते हैं, किसको किस तरह वोट करते हैं, ये आपका फैसला है। अपोजिशन ने भी और हुक्मरान जमात ने भी दोनों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा। लेकिन इश्यूज पे माजरत इसलिए कि चूंकि हम बल्दियाती इश्यूज डिस्कस, चूंकि बल्दियाती नुमाइंदे हमारे पास मौजूद नहीं है और जो हमारे असम्बली के मेंबरान हैं वो बल्दियाती नुमाइंदों की जगह पे बल्दियाती काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें भी मजबूरन बल्दियाती इश्यूज ही डिस्कस करने होते हैं। बहुत सारे इश्यूज पे मुझे भेजा गया था, बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस भेजे गए थे जो मैंने आज के इस प्रोग्राम में क्वेश्चंस नहीं लिए, जिसमें प्लम्बरी का एक हॉस्पिटल था उसके बारे में, उसके अलावा
जो यूनिवर्सिटी का इशू था उसके बारे में था, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे भेजे गए थे, लेकिन वो सारे हम कोशिश करेंगे कि जब पूरी सारी पार्टीज अपने अपने नुमाइंदे मुंतखब कर देंगी कि कौन इस इलेक्शन में जा रहा है, तो उसके बाद जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि सारे डिस्कस करें। ख़वातीनो हज़रात, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। कोरोना के दौरान इंतहाई मुश्किल है, कोरोना की तीसरी लहर बहुत ही खतरनाक है, तो इसमें अपना अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूर्वो ज्वार में सबका ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए आज के इस प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।